अच्छा जी, बेड साइड टेक्निक से पीडियाट्रिक्स एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसने एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन किया है कि एबनॉर्मल को एग्जामिन करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें नॉर्मल की लिमिट्स पता हों। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए स्टूडेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो लार्ज नंबर ऑफ़ नॉर्मल चिल्ड्रंस को एग्जामिन किया करें, डिफरेंट डिफरेंट एजेस के। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एजेस के बच्चे होते हैं पीड्स वार्ड में, तो उनको जो है नॉर्मल बच्चों को एग्जामिन करेंगे तभी उनको एब नॉर्मल पता लगेगा। ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस तरह के जो नॉर्मल बच्चे हैं वो आपको अपने ही रिलेटिव्स में भी मिल सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उनको कोई मसला नहीं है, नॉर्मली आपको अपने रिलेटिव्स में भी छोटे बच्चे मिलेंगे, अपने पड़ोस में, नेबरहुड में, और आउट पेशेंट वैक्सीनेशन क्लिनिक्स में भी आपको मिलेंगे, तो उनको आप एग्जामिन किया करें। ठीक है, तो एबनॉर्मल को एग्जामिन करने से पहले हमें नॉर्मल की लिमिट्स पता होनी चाहिए, जो प्रैक्टिस से ही आएगा। अब कह रहा है कि एग्जामिनेशन जो बच्चों की है, चिल्ड्रन की, इट डिमांड्स पेशेंस एंड अ फ्रेंडली केयरिंग एटीट्यूड। ठीक है, पेशेंस चाहिए होता है और फ्रेंडली केयरिंग एटीट्यूड हमारा होना चाहिए बच्चों को एग्जामिन करते हुए। अनफॉर्चुनेटली द डिप्लोरेबल practice of giving unnecessary injections to the children has created in them fear of doctor's clinic। कि ये जो बच्चों को अननेसेसरी जो इंजेक्शन्स दिए जाते हैं ना, उनकी वजह से बच्चों में डॉक्टर्स क्लिनिक का खौफ बैठ गया है। ठीक है, जो उनको बार बार इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं जो कि नहीं लगाने चाहिए, तो इस वजह से उनमें खौफ बैठ गया है। तो सो बी पेशेंट एंड ट्राई टू रिमूव चाइल्ड्स फियर बाय टॉकिंग टू हिज पेरेंट्स सॉफ्टली। ठीक है, आप उसके वालिदैन से अगर सॉफ्टली बात करेंगे तो बच्चा देखेगा कि इससे मुझे डर नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इसको जानते हैं, तो आप उसके पेरेंट्स से सॉफ्टली बात करें और बच्चे को आप टॉयज़ जो है ऑफ़र करें सूटेबल फॉर हिज एज। ठीक है, जो उसके एज से रिलेटेड सूटेबल टॉयज़ हैं वो आप देंगे ताकि फिर बच्चे का खौफ ख़त्म हो। ठीक है, एग्जामिनेशन में ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि चिल्ड्रन जनरली डोंट लाइक देयर क्लोथ्स टू बी रिमूव। ठीक है, आप एग्जामिनेशन के लिए एब्डोमेन की रेस्पिरेटरी आपने ऑब्वियसली एक्सपोजर करना होता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता कि उनके कपड़े रिमूव किए जाए, तो आप एक्सपोजर को लिमिटेड ही रखें, लिमिटेड टू मिनिमम। ठीक है, तो ये रखना होता है, लिमिटेड टू मिनिमम, कम से कम आप एक्सपोजर करें। जो एग्जामिनेशन का पोस्चर है वो भी एज के हिसाब से वेरी करता है। जो बच्चे 6 महीनों से लेके 3 साल की उम्र के दरमियान हैं, उनमें यही ज़्यादा सही है कि आप उसको मदर की गोद में ही जो है, मदर्स लैप, उसकी गोद में ही एग्जामिन करें, क्योंकि वो बहुत डरे हुए होते हैं और अपनी माँ से अलग होकर आप उनको एग्जामिन नहीं कर सकते। तो माँ की गोद में आप उनको 6 महीनों से 3 साल वालों को एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, तो एज जो है वो पोस्टर जो है एग्जामिनेशन का, वो एज के हिसाब से अलग है। ठीक है, 6 माह से 3 साल मदर की लैब में, जो इससे कम है, 6 माह से कम है, तो उनको हम काउच पे एग्जामिन कर सकते हैं, या जो इससे ऊपर हैं, 3 साल से बड़े बच्चे हैं, तो उनको हम बिठा के या खड़ा करके भी एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक हो गया। जो बड़े बच्चे हैं, ओल्डर चिल्ड्रन, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो काउच पर लेट जाएं अगर वो एग्री करते हैं। ठीक है, बड़े बच्चों को आप कहेंगे कि वो काउच पर लेट जाएं, फिर आप उनको अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। और जो 6 माह से छोटे हैं उनको आप लेटा के कर सकते हैं एग्जामिन। अब आ रहा है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्व में हम इंस्पेक्शन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ एग्जामिनेशन इन चिल्ड्रन। ठीक है, इंस्पेक्शन इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इंस्पेक्शन ना अलग से एग्जामिनेशन में शुरू नहीं होती, शुरू हिस्ट्री से ही हो जाती है। आपने इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जब आप हिस्ट्री ले रहे हो उसकी मदर से, उस टाइम पे ही आपने इंस्पेक्शन शुरू कर देनी होती है, एंड शुड बी सप्लीमेंटेड बाय फ्यू मिनट्स ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन जस्ट बिफोर एक्चुअली टचिंग द चाइल्ड। ठीक है, उसको बच्चे को टच करने से पहले ही आपने उसको अच्छी तरह से पहले ऑब्जर्व करना होता है। जो प्रिंसिपल टेक्निक है एग्जामिनेशन की चिल्ड्रन की, वो होता है स्टॉप, लुक, टच। यानी ये जो स्टॉप, लुक, टच, ये ना एक प्रिंसिपल है। ठीक है, कोर प्रिंसिपल होती है छोटे बच्चों की एग्जामिनेशन में। स्टॉप का मतलब है आप रुक जाएं, पॉज लें और कुछ मोमेंट लें, बच्चे को ऑब्ज़र्व करें दूर से। ठीक है, डिस्टेंस से। लुक यानी केयरफुली अब आप ऑब्ज़र्व करें बच्चे की एक्टिविटी को, और अगर कोई भी विजिबल साइन है इलनेस का, उसको आपने लुक करना है, देखना है। ठीक है, केयरफुली ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, वो आपने स्टॉप वहीं पे रुक के आपने डिस्टेंस से उसको ऑब्ज़र्व किया, फिर आपने करीब आके जो है साइन ऑफ इलनेस और केयरफुली ऑब्ज़र्व किया। टच जो है ना, ओनली आफ्टर ऑब्जर्विंग शुड द फिज़िकल एग्जामिनेशन बिगिन। ठीक हो गया। तो बिल्कुल आपने ये ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है फिर आप टच करेंगे, उसको फिज़िकल एग्जामिन करेंगे। अब कह रहा है कि छोटे जो बच्चे होते हैं
यानी इसमें टाइम और थॉरोनेस के बारे में बता रहा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पसंद होता कि उनको मोर देन फ्यू मिनट्स एग्जामिन किया जाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम उनको अच्छा नहीं लगता कि उनको एग्जामिन किया जाए छोटे बच्चों को। तो कॉन्सिक्वेंटली क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऐसे बच्चों में क्विक होनी चाहिए और थॉरो होनी चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस जो है ना आपकी एग्जामिनेशन का, ये रीजनल होना चाहिए रादर देन सिस्टमिक, ठीक है। रीजनल होगी, सिस्टमिक नहीं करनी है आपने। रीजनल एग्जामिनेशन क्या होता है, जिसमें आपने कोई एरिया ऑफ बॉडी एट अ टाइम आपने एग्जामिन किया, जैसे हेड किया, नेक किया, चेस्ट किया। तो ये अप्रोच बच्चों में ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है उनकी कोऑपरेशन और अटेंशन स्पैन के लिहाज से, ठीक है। बाकी हम सिस्टमिक क्यों नहीं करते बच्चों में, क्योंकि उसमें हम सिस्टम को एट अ टाइम कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर वगैरह, रेस्पिरेटरी, इसको हम थोड़ा सा छोटे बच्चों में अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि रीजनल में उसकी अटेंशन, ताकि वो अडेप्ट हो, कोऑपरेट करे और अटेंशन स्पैन के लिए, ठीक है। अब यू शुड बी रेडी टू चेंज योर रूटीन एंड ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड द चाइल्ड रिस्पॉन्स। यानी आप पर डिपेंड करता है आप रीजनल करते हो या सिस्टमिक करते हो, ये डिपेंड करता है। आप मतलब ये चेंज भी कर सकते हो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन बच्चे के रिस्पॉन्स के लिहाज से। अगर बच्चा फ्रेंडली है या कोऑपरेट कर रहा है तो आप कर सकते हो ये पैटर्न चेंज, और सर्कमस्टांस के लिहाज से, ठीक है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें यूज़फुल होता है कि हम हार्ट और लंग को अस्कल्टेट करें। तो उसमें हमें खामोश बच्चा चाहिए, क्वाइट चाइल्ड। तो हम ऑब्वियसली बच्चे को टच करेंगे, जब पाल्पेशन वाले स्टेप पे जाएंगे तो उससे हम बच्चे को इरिटेट कर सकते हैं। तो जब बच्चा अभी सो रहा है या अभी खामोश है, काम है, तो आप ये मौका कभी भी ज़ाया नहीं होने दें। आप पहले उसके हार्ट और लंग्स को जल्दी अस्कल्टेट कर लिया करें, ठीक है। इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है जिस तरह हम पढ़ते आते हैं CVS में, रेस्पिरेटरी में। तो हम पहले इसमें अस्कल्टेट कर सकते हैं जब अभी बच्चा काम है, ठीक है, क्वाइट है, इससे पहले कि हम उसको टच करें, पाल्पेट करें और उसको इरिटेट करें। फ्राइटनिंग एंड पेनफुल प्रोसीजर्स लाइक एग्जामिनिंग द थ्रोट शुड बी पोस्टपोन टिल द एंड। सबसे डरावना और ख़तरनाक तो बच्चों के लिए होता है कि उनके गले का मुआयना किया जाए, ठीक है, और ये उनके लिए बहुत ही डरावना होता है प्रोसीजर। तो ऐसे फ्राइटनिंग प्रोसीजर्स और पेनफुल प्रोसीजर्स आप कोशिश करें कि आप आखिर में एग्जामिन करें, पोस्टपोन कर लें, बिल्कुल आखिर में आप ये वाला स्टेप करें, ठीक है। तो ये जनरल रूल्स आपको बता रहा है एग्जामिनेशंस के। अब कह रहा है कि समरी ऑफ एग्जामिनेशन इज़ गिवन बिलो while details have been discussed in the previous sections. Those aspects which are peculiar to the pediatric age group are given in the boxes. ठीक है, इन बॉक्सेस में जो पीड्स में एग्जामिनेशन में होती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो गिवन है पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाए मेजरमेंट्स पे। मेजरमेंट में बच्चे की आपने उसका वेट मेजर करना होता है, ठीक है, बच्चे की हाइट कितनी है। अच्छा, हाइट और लेंथ में अगर मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि लेंथ जो होती है ना, अगर 2 साल से छोटा बच्चा है, कम है, तो हम कहेंगे ये उसकी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। हम उसके 2 साल से छोटा है तो क्राउन हील लेंथ कहते हैं उसको। लेकिन 2 साल से अगर ऊपर है तो उसकी हम हाइट मेजर करते हैं। उसमें स्टेडियोमीटर होता है, उस पर खड़ा करके और उसकी हाइट मेजर की जाती है, ठीक है। तो हमने बच्चे का वेट मेजर करना है, वज़न कितना है, उसकी हाइट कितनी है। हेड का सर्कमफेरेंस उसकी अलग से टेप होती है, उसकी मदद से हम करते हैं, ठीक है। ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफेरेंस करना होता है। और ये चीज़ें रूटीनली ड्यूरिंग जनरल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड की जाती हैं और इनको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी उसी एज के नॉर्मल बच्चों का कितना है, ठीक है। तो चार्ट्स जो है ना हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दे रहे होते हैं इन सारी मेजरमेंट्स की। एट ऑल एजेस आर अवेलेबल एंड कैन बी यूज्ड, यानी वो हम चार्ट्स यूज़ करेंगे, उन पे नॉर्मल वाला सारा गिवन होगा और फिर हम अपना प्लॉट करते हैं। बट यू शुड ट्राई टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। आपको माइलस्टोन्स ऑफ ग्रोथ फिर भी याद होने चाहिए कि कौन सी उम्र पे कितनी हाइट होगी, कितना वेट होगा। ये सारा डेवलपमेंटल माइलस्टोन वाले चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है, पीड्स में आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, परवेज़ अकबर से। तो ये चीज़ें लेकिन फिर भी आपको माइलस्टोन्स याद होने चाहिए। इसके BCQs पे आते हैं। उसके बाद कह रहा है अप टू 7 years ऑफ एज देयर इज़ अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन बोथ सेक्सेस, ठीक है। 7 साल का बच्चा जब हो जाता है ना, 7 साल के बाद उसमें लिटिल डिफरेंस, हमें बहुत कम डिफरेंस मिलता है दोनों सेक्सेस में, गर्ल का, बॉय का, उनकी हाइट में, वेट में बहुत मामूली ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट्स की बात हो गई। अब सबसे पहले वेट देखें। वेट जो है बच्चे का वज़न, ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, हमें पता है, ग्रोथ को इंडिकेट करता है, ठीक है, ग्रोथ का पैरामीटर है और इसको हम रेगुलरली मेजर करते हैं, ठीक है, वज़न उसका रेगुलरली। 5 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, ठीक है,
बिलो द 5 years ऑफ एज बच्चे का वज़न जो है वो गुड स्क्रीनिंग है उसकी न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी वेट से हमें ग्रोथ पता चल रही है। 5 साल से छोटा बच्चा है उसका हम वज़न करके देखेंगे तो हमें उससे उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पता चल रहा है उसके वज़न से, ठीक है। तो 5 साल से छोटे जो बच्चे हैं ना उनकी रेगुलर ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है और हम उसके वज़न को ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करते हैं। जो हमने मेजर किया उस चार्ट पे हम प्लॉट करेंगे, फिर वो जो चार्ट होता है ना उस पर एक एवरेज होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो एवरेज बच्चों का उसी एज और उसी सेक्स के लिहाज से उनका इस उम्र पे इतना होना चाहिए, वो नॉर्मल गिवन होगा। फिर जो हम प्लॉट करेंगे तो वो हम देखेंगे हमारा नॉर्मल आता है या हमारा जो है ज़्यादा आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर है, +2 +3 जितना, या कम आता है। तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा ओवर वेट है, अंडर वेट है, तो बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, ये हम ग्रोथ चार्ट पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये WHO ने ग्रोथ चार्ट recommend की हैं एंड endorsed by the government of Pakistan as a measure for early detection of faltering of growth and nutrition, ठीक है। जल्दी ही जो है ये इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ है कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए अगर न्यूट्रिशन या ग्रोथ में फैल्टरिंग हो रही है, कम हो रहा है, अचीव नहीं हो रहा, तो वो हमें डिटेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड ग्रोथ चार्ट्स आर अवेलेबल एट ऑल गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है, ये चार्ट्स। कभी कभार वेट फॉर हाइट इज़ आल्सो यूज टू डिटेक्ट करंट acute malnutrition which is also called wasting, यानी हम वेट फॉर हाइट यूज़ करते हैं, बच्चे का वज़न, यानी यहाँ पर हमने सारा देखा वेट फॉर एज, 5 साल से कम बच्चा है उसका वज़न देख रहे हैं, अगर कम आ रहा है उसकी एज के लिहाज से इतना वज़न होना चाहिए लेकिन ये तो कम आ रहा है, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लग जाता है, फिर इसको ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करते हैं। लेकिन अब वेट को एज नहीं, वेट फॉर हाइट भी किया जाता है, यानी बच्चा अगर जो है वो सपोज़ कर लें बच्चा 8 kg का है, ठीक है, 6 महीने के बच्चे की जो हाइट है वो 60 to 70 सेंटीमीटर के दरमियान होती है, लेकिन सॉरी हम कह रहे हैं वेट फॉर हाइट, ठीक है। तो 8 kg का बच्चा है, 8 kg के बच्चे की हाइट जो है वो तकरीबन 60 to 70 सेंटीमीटर जितनी होनी चाहिए, लेकिन अगर वो उसकी कम आ रही है, उसका वेट फॉर हाइट कम है, तो वो उसको अक्यूट मेल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है कि अभी रिसेंटली हुई है, अक्यूट मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो उसको हम वेस्टिंग भी कहते हैं कि बच्चे में वेस्टिंग हो रही है, ठीक हो गया। इसके अलावा अब आ जाए लेंथ या हाइट पे, ठीक है। मैंने आपको बताया हम लेंथ भी वर्ड यूज़ करते हैं, हाइट भी कहते हैं। 2 साल से कम है बच्चा तो उसको हम लेंथ कहेंगे, इसकी लेंथ है, ठीक है, क्राउन हील लेंथ, और उससे बड़ा है 2 साल से तो हम हाइट वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये लेंथ या हाइट भी एक और पैरामीटर है, ये भी ग्रोथ का ही पैरामीटर होता है। क्राउन हील लेंथ मेजर की जाएगी बच्चों में जो 2 साल से छोटे हैं, और खड़ा करके स्टैंडिंग हाइट मेजर की जाएगी जो 2 साल से बड़े बच्चे हैं, ठीक है। ये फ़र्क समझ में आ गया। अब बच्चे की हाइट कम अगर है, डिक्रीज है, तो उसको कहते हैं स्टंटिंग, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर में भी स्टंटेड ग्रोथ बच्चों में दिखाई गई है। अगर बच्चे की हाइट जो है वो कम है, स्टैंडिंग हाइट, डिक्रीज हाइट है उसकी एज के लिहाज से, तो उसको हम कहते हैं स्टंटिंग। तो ये क्रोनिक या प्रोलॉन्ग्ड मेल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर होता है। स्टंटेड ग्रोथ जो है मेल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है, क्रोनिक या प्रोलॉन्ग, ठीक है। इन द चिल्ड्रन जो 5 साल से कम हैं बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे, उनमें ये उसको इंडिकेट करता है। अब कॉजेज़ जो हैं ऑफ इनएबिलिटी टू अटेन एडिक्वेट हाइट, बच्चों में हाइट अचीव नहीं हो रही इन द ओल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, उसमें एक तो क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ये बड़ा बच्चा है लेकिन उसमें हाइट उसकी अचीव नहीं हो रही, तो उसको कोई क्रोनिक डिजीज़ हो सकती है, और एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। वाइल कंसीडरिंग एडिक्वेसी ऑफ हाइट इन एनी चाइल्ड, हाइट ऑफ पेरेंट्स शुड आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। कोई भी बच्चा है उसमें आपको हाइट का इशू अगर मिल रहा है तो उसकी पेरेंट्स की हाइट आपने लाजमी देखनी है, क्योंकि जेनेटिकली भी जो है वो फैमिलियल भी होती है, हाइट जो है वो शॉर्ट होती है, शॉर्ट स्टेचर होता है, ठीक है। हाइट वेलोसिटी इज़ इंक्रीज इन हाइट पर ईयर। आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ हाइट वेलोसिटी, तो हाइट वेलोसिटी जो होता है ना वो इंक्रीज़ होता है हाइट का पर ईयर कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इट इज़ मैक्सिमम इन द फर्स्ट 3 years, पहले 3 साल का जब होगा बच्चा, पहले 3 सालों में उसकी हाइट वेलोसिटी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। फिर जो है दोबारा उसकी प्यूबर्टी के टाइम पे हाइट वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ये हो गई हाइट वेलोसिटी। अब आता है अगला कंपोनेंट, लेंथ और हाइट के बाद हेड साइज़। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट में आता है, हेड साइज़।
अच्छा देखिए, हेड साइज़ जो होता है ना, एबनॉर्मल हेड साइज़, तो एबनॉर्मल हेड साइज़ जो है ब्रेन की डिजीज़ को इंडिकेट करता है, सम डिजीज़ ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जिसकी वजह से उसका साइज़ एबनॉर्मल है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीपिट ऑफ फ्रंटल, ऑक्सीपिट से फ्रंटल, ऑक्सीपिट ऑफ फ्रंटल सर्कमफेरेंस हेड का मेजर करते हैं। कैसे, हमने ये टेप जो है ना ये रखनी होती है, मेजर करनी है अराउंड द हेड, कवरिंग द ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस एंड अबव द आईब्रो, आईब्रो से ऊपर रखना है। और इसको फिर हम स्टैंडर्ड टेबल जो है, चार्ट्स जो हैं उन्हीं के साथ, जिस तरह हम कर रहे थे ग्रोथ को कंपेयर, वेट को, उसी तरह चार्ट्स नॉर्मल बच्चों से हमने कंपेयर करना है, चार्ट प्लॉट करना है हेड सर्कमफेरेंस का, ठीक है, डिफरेंट एज के बच्चों के साथ। अगर हमें स्मॉल हेड मिलता है स्टेप मेजरमेंट से, यहाँ पर भी फिगर में देखें तो इसको जो है बच्चे में स्मॉल हेड है, ठीक है, माइक्रोसेफेली है, इसको सिवियर माइक्रोसेफेली है, इतना होना चाहिए लेकिन स्मॉल है। तो अगर टेप से हमने मेजर किया, हमें स्मॉल मिल रहा है हेड माइक्रोसेफेली, तो इसका मतलब है उसके अंदर ब्रेन की ग्रोथ इनएडिक्वेट है, सही से नहीं हो रही। तो ये इनएडिक्वेट ब्रेन ग्रोथ हो सकता है, मोस्टली एसोसिएटेड विथ मेंटल हैंडीकैप, ठीक है, बच्चा ये मेंटली हैंडीकैप हो सकता है। जबकि अगर हमें बड़ा साइज़ मिल रहा है, बड़ा हेड है, लार्जर साइज़, तो वो हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस में ज़्यादा हेड साइज़ होगा। यहाँ पर भी ये फिगर देखें, इसमें मेजरिंग ऑफ द हेड साइज़ दिखाई गई है, ये टेप है जिससे मेजर किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये एंटीरियर फंटनल होता है, ये कोरोनल सूचर है, ये सेजाइटल सूचर है, पीछे यूँ लैम्डोइड सूचर होता है, ठीक है, ये एंटीरियर फंटनल, ये पोस्टीरियर फंटनल होता है। वैसे हम ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर मेजर करें, आगे आईब्रोज से ऊपर होगा। तो हेड साइज़ भी देखा और उसकी इंपॉर्टेंस हमने देखी। उसके बाद टेम्परेचर बच्चों में है ना, इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस का यूजुअली टेम्परेचर हम थर्मोमीटर एक्जिला में रखते हैं 2 मिनट तक, ठीक है, 2 मिनट रीडिंग अप्रोक्सीमेट्स कोर ओरल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। 2 मिनट तक हम एक्जिला में रखेंगे थर्मोमीटर, उससे हमें कोर या ओरल टेम्परेचर जितना है ना बॉडी का वो पता लग जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक हो गया, सिर्फ 2 मिनट एक्जिला में टेम्परेचर रख के चेक करते हैं। अब यहाँ पर इसने कुछ फार्मूलाज बताए हैं फॉर एक्सपेक्टेड वेट, फार्मूला फॉर एवरेज हाइट, ठीक है, आपसे ये वाइवा में भी पूछे जाएंगे, एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन कि अगर 3 से 12 महीनों की उम्र वाला बच्चा है, उसका आप वेट बताएं, एक्सपेक्टेड वेट इसका कितना होगा। तो ये फार्मूलाज आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। बर्थ के टाइम पे तो यूनिवर्सल रूल है, आप याद कर लें कि 3.2 kg जो है एक्सपेक्टेड वेट इतना होता है, 3.2 kg, ठीक है। लेकिन 3 से 12 महीने वाला बच्चा है तो उसका वेट अब कैसे पता चले, उसमें आपने उसकी एज इन मंथ में +9 करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सपोज़ 7 मंथ है, 6 मंथ है, 6 + 9 करके डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 10.5, ठीक है। तो 3 से 12 महीनों वाले बच्चे का वज़न केजी में 10.5, इस तरह हम निकालेंगे। लेकिन अगर 1 से 6 साल की उम्र वाला बच्चा है तो उसका अलग फॉर्मूला है, उसमें एज इन ईयर्स को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर उसमें ऐड करेंगे 8, ठीक है। तो सपोज़ 5 ईयर्स का बच्चा है, 5 ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 + 8, तो आंसर है 18 kgs, ठीक है। तो 5 साल का बच्चा जो है वो 18 kgs का होगा एक्सपेक्टेड वेट। इसी तरह लेकिन अगर 7 से 12 साल की उम्र वाला बच्चा है तो उसका फिर अलग फॉर्मूला है, इसमें फिर हम मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे और 5 माइनस कर देंगे बाय 2, ठीक है। डिफरेंट फार्मूलाज आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। उसके बाद है फार्मूला फॉर एवरेज हाइट, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे कि 1 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो उसके लिए बर्थ के टाइम पे तो याद रखें 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर याद रखें बर्थ के टाइम पे हाइट है। 1 साल के बच्चे की 75 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद जो है ना फॉर्मूला है 2 से 12 साल की उम्र का अगर है तो उसमें उसकी एज में हमने मल्टीप्लाई करना है 6, ठीक है। सपोज़ मैं 6 ईयर्स कंसीडर करती हूँ तो 6 × 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे +77, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये 6 × 6 +77, तो हाइट निकली 113, तो 113 6 साल की उम्र वाले बच्चे की हाइट है, ठीक है। 2 से 12 वाले का फॉर्मूला है, बाकी जो है इससे आगे नहीं है, ये ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी वेट में हमने 3 डिफरेंट फार्मूलाज याद रखने हैं, हाइट के लिए सिर्फ आप ये
2 से 12 साल उम्र वाले बच्चे का याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ऑस्पी आती है, वाइवा में पूछे जाते हैं, तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। देन आता है, ये कुछ जनरल चीज़ें थी जनरल पैरामीटर्स से, ठीक है, मेजरमेंट्स थी जो हमने देखी, वेट, लेंथ, हाइट, हेड साइज़, टेम्परेचर। अब जो है स्टार्ट होती है जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन में पहले जीपीई हमने देखनी है बच्चों की कैसे होगी। जीपीई चिल्ड्रन में आता है सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व में हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं बच्चे को अच्छी तरह से, ठीक है। पाल्पेशन है दूसरा स्टेप, फिर हमने जो है वाइटल साइंस को रिकॉर्ड करना है, जैसे बच्चे का पल्स, उसका ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, ठीक है, ये सारे वाइटल साइंस रिकॉर्ड करना है। फिर इसी में हम जो है ये मैंने आपको जो पैरामीटर्स एक्सप्लेन किए, हाइट, वेट और उसका हेड सरकमफेरेंस मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ये 4 चीज़ें आती हैं, ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, वाइटल्स और फिर ये मेजरमेंट्स, ठीक है। अब जो सीक्वेंस है ना एग्जामिनेशन का, वो हेड टू टो होना चाहिए, लेकिन पेनफुल एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, जो गला चेक करते हैं बच्चे का या एयर की एग्जामिनेशन, इसको हम आखिर में कर देंगे, आखिर के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये बच्चे के लिए खौफनाक है और ये उसको डरा देगी, वो रोएगा, फिर चिड़चिड़ा होगा, फिर आप एग्जामिनेशन नहीं परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो ये आखिर में करें, बाकी आप हेड टू टो करें। तो सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन, पहला स्टेप यानी इंस्पेक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हम जनरल अपीयरेंस देखते हैं ना बच्चे की। अच्छा, इसको आपने इजी नहीं समझना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जनरल अपीयरेंस में सारा आपने डिटेल में ऑब्जर्व करना है, उसका क्रेनियम, आइज़, नोज़, ईयर, हेड, हेयर्स, ठीक है, हर एक चीज़ को आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले जनरल अपीयरेंस में तो हमने उसकी अपेरेंट एज को ऑब्जर्व करना है। जनरल अपीयरेंस में सबसे पहले तो हमने फॉलोइंग चीज़ें जो नोट करनी है, उसमें अपेरेंट एज आपने देखनी है बच्चे की, आपको क्या लग रही है अपेरेंट एज, ठीक है, ऑब्जर्व करनी है। इसके अलावा बिल्ट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, डिग्री ऑफ इलनेस, माइल्ड आपको लग रही है, मॉडरेट या सिवियर, ये आप ऑब्जर्व करेंगे। कॉन्शियस लेवल कैसा है उसका, पोस्चर, न्यूट्रिशनल स्टेटस नॉर्मल है, ओबीस है या अंडर नरिश्ड है, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस देखा। स्टेट ऑफ हाइड्रेशन देखना है कि डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, ठीक है। डिहाइड्रेशन जो होती है ना, उसमें हमें संकन आइज मिलती हैं, बच्चे का ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है, बिल्कुल मतलब संकन आइज होंगी उसकी, और ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी, ठीक है। और फंटनल जो है वो भी संकन होगा, ये एंटीरियर फंटनल आपको डिप्रेस्ड मिलता है डिहाइड्रेशन में। स्किन टर्गर लॉस हो जाएगा, एब्डोमिनल स्किन को आप पिंच करेंगे तो वो देर से वापस जाएगा। रैपिड और लो वॉल्यूम वाली पल्स होगी रैपिड बट लो वॉल्यूम पल्स, ठीक है। तो ये डिहाइड्रेशन के साइंस हैं, तो हमने ऑब्जर्वेशन में डिहाइड्रेशन के साइंस भी देखने हैं। और इसके अलावा बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का इसने बताया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि हमने इसमें न्यूट्रिशनल स्टेटस भी देखना है। तो मेल न्यूट्रिशन जो होती है ना बच्चों में, वो कैसे मैनिफेस्ट होती है कि उनका वेट लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें चाइल्ड है जिसको मेल न्यूट्रिशन है, तो उसमें बच्चों में जो मेल न्यूट्रिशन है वो कैसे मैनिफेस्ट होती है कि इनका वेट लॉस होगा, पतले से थिन होंगे, थिन शाइनी स्किन होगी और स्किन फोल्ड बिल्कुल लूज़ होंगे, सबकुटेनियस फैट की एट्रोफी मिलेगी हमें, वेस्टिंग ऑफ द स्मॉल मसल्स, हेयर बिल्कुल उसके डल किस्म के ब्रिटल नेल्स होंगे, प्रोमिनेंट देखें बोन्स हमें मिलती हैं, और प्रोट्रूबरेंट एब्डोमेन मिल सकता है, बिल्कुल जैसा यहाँ पे प्रोट्रूबरेंट एब्डोमेन, ठीक है। फ्लैट बटक्स एंड हाइपोटोनिया, एब्सेंस ऑफ टोन, ठीक है। तो ये जो है मेल न्यूट्रिशन को ये सारे साइन इंडिकेट कर रहे हैं कि ये बच्चा मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। अब इसमें भी 2 टाइप्स होती है, हमने पढ़ा हुआ है मरासमस एंड क्वाशरकोर। तो मरासमस जो है ये सिवियर वेस्टिंग होती है, ठीक है, विद द लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट, सिवियर वेस्टिंग विद द लॉस ऑफ सबकुटेनियस फैट जो है मरासमस है। जबकि ये क्वाशरकोर देखें, क्वाशरकोर कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें इडीमा होगी, प्रेजेंस ऑफ इडीमा विद द हेयर एंड स्किन डर्माटोसिस, ठीक है। देखें इसको इडीमा भी है और स्किन एंड हेयर डर्माटोसिस, यानी हेयर और स्किन की हमें डिजीज़ मिलेगी, उसको कह रहे हैं डर्माटोसिस, ठीक है। तो ये मेल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है, आपने देखना है मेल न्यूट्रिशन है, फिर उसमें भी मरासमस है या क्वाशरकोर है, ठीक है। तो ये हो गया जनरल अपीयरेंस। आपने अपेरेंट एज देखी बच्चे की, उसका बिल्ड कैसा है चाइल्ड का, डिग्री ऑफ इलनेस आपको कितनी लग रही है, कॉन्शियस लेवल आपने ऑब्जर्व किया, पोस्चर, न्यूट्रिशनल स्टेटस, स्टेट ऑफ हाइड्रेशन एंड बिहेवियर।
अब सबसे पहले स्किन पे आ जाएं तो स्किन आपने देखनी है जो चीज़ है उसमें बच्चे में आपने पेलार देखना है, साइनोसिस, जॉन्डिस, ठीक है, डिहाइड्रेशन, इडीमा तो नहीं है, रैश अगर है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कौन सी टाइप है, मैक्यूलर है, पेप्यूलर, वेजिकुलर, पस्ट्यूलर, स्केली या लाइकनिफाइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो रैश का जो है पैटर्न भी देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, कौन सी टाइप है रैश की। इसके अलावा स्किन पे परप्यूरिक स्पॉट्स देखने हैं अगर कोई है, ठीक है, जो अंडरलाइंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर को इंडिकेट करते हैं। तो इसके अलावा स्क्रैच मार्क्स तो नहीं है, पिगमेंटेशन में हाइपो या हाइपर पिगमेंटेशन तो नहीं है स्किन पे। स्किन में जो अगर रैश अगर मिल रही है तो उसके साथ फीवर भी होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्जेंथेमेटिस फीवर, ठीक है, ऐसा बुखार जिसमें दाने निकलते हैं, तो वो मीज़ल्स है, रुबेला में ऐसा होता है, और चिकन पॉक्स, ये तीनों एक्जेंथेमेटिस फीवर है, ये बच्चों में कॉमन है। पैटर्न ऑफ रैश जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है इन ईच कंडीशन एंड अ स्पॉट डायग्नोसिस कैन बी मेड, यानी मीज़ल्स, रुबेला और चिकन पॉक्स का जो पैटर्न ऑफ रैश है वो तीनों का अलग है, वो स्पेसिफिक चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, मीज़ल्स में जो है ना रेड किस्म का फ्लैट ब्लॉची स्पॉट्स होंगे जो आपस में मर्ज करते हैं, ठीक है, उसमें बुखार होगा, खांसी, रनी नोज़ होगा, साथ में सोर थ्रोट, कंजक्टिवाइटिस, और हमें कॉप्लिक स्पॉट मिलता है, वाइट स्पॉट माउथ पे अंदर मिलता है मीज़ल्स में। रुबेला में भी रेड फ्लैट स्पॉट्स ही होंगे मीज़ल्स की तरह, लेकिन लेस सीवियर होंगे। तो रुबेला में माइल्ड फीवर होगा, स्वॉनल लिम्फ नोड और जॉइंट्स में पेन होगा। जो चिकन पॉक्स है इसमें छोटे से स्मॉल रेड इची स्पॉट्स होंगे, इनमें खारिश होगी, तो इसीलिए हम रैश में इच का भी पूछते हैं कि खारिश तो नहीं है, ठीक है, इची स्पॉट्स होंगे और फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होंगे, इसमें फीवर, फटीग और हेडेक होगा। ठीक है, ब्लिस्टर्स इवेंचुअली रप्चर करेंगे, स्कैब बनेगा और हील हो जाता है, तो ये चिकन पॉक्स का। तो हर एक का अलग पैटर्न होता है रैश का, तो हम स्पॉट डायग्नोसिस बना सकते हैं। फिर पस्ट्यूल ऑन पाम एंड सोल, ग्रोइन और लोअर बैक आर सजेस्टिव ऑफ इन्फेक्टेड स्केबीज। ठीक है, ये फोल्ड वाले एरियाज़ हैं, अगर यहाँ पर पस्ट्यूल मिलता है तो ये इन्फेक्टेड स्केबीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है। तो ये हो गया स्किन की एग्जामिनेशन। फिर आ जाएं क्रेनियम पे। अच्छा, अब क्रेनियम की एग्जामिनेशन में जो चीज़ हमने नोट करनी है वो हेड में सबसे पहले इसकी शेप कैसी है, साइज़ कितना है हेड का, माइक्रो है या माइक्रोसेफली या मैक्रोसेफली, ठीक है। सो शेप, साइज़ कितना है, शेप कैसी है, उसका हेड में उसके जो है सरकमफेरेंस और बॉसिंग ऑफ फोरहेड, ठीक है। तो हेड में हमने जो चीज़ें नोट करनी है उसमें आ जाता है साइज़, शेप, सरकमफेरेंस एंड बॉसिंग ऑफ फोरहेड। अब इसके अलावा फंटनल्स, ठीक है, फंटनल्स होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फंटनल, उनका भी हमने साइज़ भी देखना है, ठीक है, उनमें बल्ज तो नहीं है या नीचे संकन तो नहीं है, क्लोजर तो नहीं हो गया, ठीक है। क्लोजर अगर हुआ है तो नॉर्मल टाइम पे हुआ है, अर्ली हुआ है या लेट हुआ है। पोस्टीरियर वाला 2 to 3 मंथ पे होता है क्लोज। एंटीरियर फंटनल जो है वो 12 to 15 मंथ पे जो है वो क्लोज होता है, ठीक है। तो अगर अर्ली क्लोज हो गया है, प्री मेच्योर, उसको क्रेनियोसिंटोसिस कहते हैं। अगर डिलेड हुआ है तो वो भी हमने देखना होता है, ठीक है, उसके फिर डिफरेंट कॉजेज़ हैं। इसके अलावा हेड में हमने साइज, शेप, सरकमफेरेंस, बॉसिंग देखी, फंटनल्स देखे। अब आ जाए सूचर्स पे, तो ये सूचर्स हमने देखना है कि ये सेपरेटेड हैं या फिर ये क्लोज्ड हैं। इसके अलावा हेड क्रेनियम में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैल्प हेयर भी देखते हैं, ठीक है, कहीं हाइपोपिगमेंटेशन की वजह से हेयर लॉस तो नहीं हुआ। ब्रूई भी हमने देखना होता है क्रेनियम में। अच्छा, ब्रूई जो है ना स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट करते हैं, उसमें एक्चुअली क्रेनियम में ब्रूई अगर मिल रही है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो सकता है स्टीनोसिस की वजह से, या अगर हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट है जैसे अनीमिया या हाइपरथायरॉयडिज्म। इसी तरह अगर एवी मेलफॉर्मेशन है उसमें ब्रूई मिल सकती है। कोई वास्कुलर ट्यूमर अगर है तो इसमें अस्कल्टेट करके हमें ब्रूई भी मिल सकती है क्रेनियम में, ठीक है। इसके अलावा क्रेनियम में हमने देखना है कि माइक्रोसेफली यानी स्मॉल हेड तो नहीं है। मैंने आपको बताया कि स्मॉल हेड अगर हो माइक्रोसेफली तो वो एक्चुअली इंडिकेट करता है पुअर ब्रेन ग्रोथ को, बच्चे की ब्रेन ग्रोथ सही से नहीं हो रही, ठीक है। फिर उसकी वजूहत आपको पता होनी चाहिए कि माइक्रोसेफली क्यों है, ठीक है। यहाँ पर फिगर भी देखें, इसमें माइक्रोसेफली दिखाई गई है, तो ये बर्थ एस्फिक्सिया का सीक्वल हो सकता है, ठीक है। कंजेनिटल यानी इन यूट्रो वायरल इन्फेक्शन हुआ था, उस वजह से ये माइक्रोसेफली है, या कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो स्मॉल हेड यानी माइक्रोसेफली के कॉजेज़ आपको याद हो, ठीक है। फिर इसी तरह मैक्रोसेफली। अब मैक्रोसेफली लार्ज हेड जो है वो एक्चुअली हाइड्रोसेफेलस को इंडिकेट करता है, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ,
ठीक है, इसमें देखें ये हाइड्रोसेफेलस को इंडिकेट कर रहा है, मैक्रोसेफेली। इसी तरह क्रेनियम में आपने और चीज़ें क्या नोट करनी है, एंटीरियर फंटनल में आपने याद रखना है कि वो 12 मंथ पे क्लोज़ हो जाता है। अगर देर से क्लोज़ हो रहा है एंटीरियर फंटनल तो उसमें बच्चे को रिकेट्स हो सकता है, हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको वो एंटीरियर फंटनल उसका टेंस मिल रहा है या उभरा हुआ है, रेज्ड मिल रहा है, आपने पालपेट किया है, तो वो मेनिंजाइटिस को इंडिकेट करेगा, इंट्राक्रेनियल हेमरेज या हाइड्रोसेफेलस को। लेकिन अगर वो ये नीचे डिप्रेस्ड है पालपेट करने पे तो उसका मतलब है बच्चे को डिहाइड्रेशन है, ठीक है। टेंस है, रेज्ड है तो मेनिंजाइटिस, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, हाइड्रोसेफेलस। डिप्रेस्ड है तो वो डिहाइड्रेशन है, ठीक है। इसीलिए एंटीरियर फंटनल को अच्छी तरह से आपने एग्जामिन करना है। फिर क्रेनियम में आपने सूचर्स देखना है। मैंने आपको बताया कि आपने देखना है सेपरेट हुए में सूचर्स ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड सेपरेट होते हैं, 6 महीनों के बाद क्लोज हो जाते हैं। अगर वो सेपरेटेड रहें, ठीक है, तो वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से, बड़े हुए होने की वजह से हो सकता है। 6 महीने हो गए हैं बच्चे को फिर भी उसके अभी तक सेपरेटेड हैं सूचर्स, तो मतलब उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा है। अगर अर्ली क्लोजर हो गया है, प्री मेच्योर सिंटोसिस ऑफ स्कल बोन्स की वजह से प्री मेच्योर क्लोजर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखें 7 पॉइंट, अच्छा फिगर नहीं है गिवन, अच्छा चले आगे देखें। इसके अलावा मैंने आपको बताया बॉसिंग ऑफ द फोरहेड, ठीक है, मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ परवेज़ अकबर में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में, वो भी आप देख लीजिएगा एग्जामिनेशन। तो बॉसिंग ऑफ फोरहेड हमें हीमोलाइटिक अनीमिया में मिल सकती है, जैसे थैलेसीमिया में या फिर रिकेट्स में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर नोट करें इस बच्ची को जो है वो फ्रंटल बॉसिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, तो ये थैलेसीमिया में या फिर हीमोलाइटिक अनीमियाज़ में आपको मिलती है या रिकेट्स में आपको मिलेगी, ठीक है। इसी तरह फिर क्रेनियम में इसके अलावा लाइस भी नोट करना है। अच्छा, लाइस जो है ना ये बच्चों के बालों में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और इनके निट्स यानी इनके ये जो अंडे हैं, ठीक है, ये आपको हेयर शाफ्ट के साथ अडेरेंट नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो हेड में लाइस भी ऑब्जर्व करनी है। इसी तरह फंगल इन्फेक्शन जिसको टीनिया कैपिटिस कहते हैं, इसमें ना लोकल पैची लॉस ऑफ हेयर होगा। जहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पे देखें हेयर लॉस हुआ है, पैची हेयर लॉस स्कैल्प पे विद ब्रोकन हेयर शाफ्ट जो है वो हेयर शाफ्ट ब्रोकन होगी, तो ये फंगल इन्फेक्शन भी आपने देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्रेनियम में ऑब्जर्व करनी होती हैं, ठीक है। लाइस, बॉसिंग ऑफ फोरहेड, फिर आपने सूचर्स देखे, एंटीरियर फंटनल, माइक्रोसेफेली, हेड का साइज, शेप, सरकमफेरेंस, फंटनल सूचर, हर एक चीज़ और ब्रूई, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हुई क्रेनियम की एग्जामिनेशन। फिर आ जाए ईयर्स पे। अच्छा, यहाँ पर एग्जामिनेशन में जो हमने चीज़ें देखी, जिसमें हमने सबसे पहले तो जनरल अपीयरेंस देखी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने स्किन को डिटेल में देखा, पेलार, साइनोसिस, जॉन्डिस और डिहाइड्रेशन, एडिमा, रैश, परप्यूरिक स्पॉट, स्क्रैच मार्क्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्किन में जो एडिशनल फाइंडिंग मैं आपको और बताऊँ कि अपीयरेंस जो स्किन की है वो नॉर्मल भी हो सकती है न्यूबॉर्न्स में, ठीक है, बच्चों में ड्राई हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है, वर्निक्स भी उसको कवर कर सकता है जो एक वाइट वैक्सी सब्सटेंस होता है, ठीक है। मिकोनियम जो है ना बेबी का फर्स्ट स्टूल, वो उसके स्किन और नाखून पे मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा स्किन में आपने एक और बात याद रखनी है कि आपको बर्थ मार्क भी मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा ना आपको स्ट्रोक्स बीक मार्क मिलता है या इसको हम स्ट्रोक बाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये इसमें फिगर भी देखें तो ये एक्चुअली ना प्रोमिनेंट कैपिलरीज ही होती हैं जो कि पिंक मार्क्स करवाती हैं। इसको स्ट्रोक्स बीक मार्क या सैल्मन पैच भी कहा जाता है या स्ट्रोक बाइट कहा जाता है। ये नेक पे, आईलिड पे, ठीक है, देखिए आईलिड पे और फोरहेड पे आपको मिल सकते हैं बच्चों में, ठीक है। और ये यूजुअली फेड कर जाएंगे, लेकिन वो जो नेक पर है वो परसिस्ट भी कर सकता है, ठीक है। ये बर्थ मार्क भी आपको स्किन पे मिल सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो मैक्यूलेट में है और इसमें नहीं है गिवन बेड साइड में, ठीक है। इसके अलावा रैश और स्पॉट्स में जो इसमें एक्सप्लेन किया था सारे जो रैशेज़ वगैरह, उसमें एक चीज़ वाइट स्पॉट होता है जिसको कहते हैं माइलिया, ठीक है। माइलिया एक वाइट स्पॉट होता है, फाइन सा वाइट स्पॉट, यहाँ पर इसकी पिक्चर भी बनी हुई है, ये भी आपको न्यूबॉर्न में मिल सकता है, ठीक है, माइलिया है। इसी तरह एक्नी नियोनेट्रम, ठीक है, माइलिया और ये जो एक्नी नियोनेट्रम है, ये एक्नी नियोनेट्रम और माइलिया जो है जो फाइन से वाइट स्पॉट हैं, ये एक्नी नियोनेट्रम जो है ना लार्ज क्रीम कलर के स्पॉट्स होते हैं, ये कॉमन है और ये कुछ ही हफ्तों में डिसअपीयर हो जाते हैं बच्चों में, ठीक है। इसी तरह और लास्ट में ये एरिथमा टॉक्सिकम, ठीक है। एरिथमा टॉक्सिकम जो है ना हार्मलेस होता है, टेम्पररी रैश है जो कि ट्रंक पे अपीयर करता है बच्चे के बटक्स पे, लिम्स पे, फेस पे,
ठीक है, फर्स्ट फ्यू डेज़ ये अपीयर करता है, इसको कहते हैं एरिथमा टॉक्सिकम, ये भी हार्मलेस होता है। अब जो स्किन पे एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं उसमें एक तो याद रखें, अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है तो उसका कोई कट या ब्रूज स्कैल्प पे अगर मिलता है तो उसको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। और एक और एबनॉर्मल फाइंडिंग है पोर्ट वाइन स्टेन, ठीक है, इसको कहते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। ये एक्चुअली डेंस कैपिलरी हेमेंजोमा हो सकता है, ये परमानेंट होते हैं, ठीक है, और फिर इसको लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर ये आंखों के अराउंड है, आइज़ के अराउंड, तो ये स्टर्ज वेबर सिंड्रोम का साइन हो सकता है, जिसमें बच्चे को साथ में ब्रेन में कोई लेशन होगी, सीजर्स होंगे और कॉग्निटिव इशू होंगे, ठीक है। अगर आंखों के अराउंड हमें ये मिल रहा है पोर्ट वाइन स्टेन, ये डेंस कैपिलरी हेमेंजोमास है, ठीक है। इसी तरह एबनॉर्मल हमें स्किन में मेलेनोसाइटिक निवाई मिल सकता है, ठीक है। मोल्स, ये मेलेनोसाइटिक निवाई, ये जो है मोल्स ट्रीट करना होता है, फॉलो अप बाय स्पेशलिस्ट। और एक और है मंगोलियन ब्लू स्पॉट। ये क्या होते हैं? ये मंगोलियन ब्लू स्पॉट जो है ये एक्चुअली ये ब्लूइश डिस्कलरेशन है, बटक्स पे होती हैं, बैक, थाई, और ये ब्रूज़ के लिए मिस्टेकन हो सकती हैं, ठीक है। एक्चुअली ब्रूज़ नहीं है और ये टिपिकली फेड हो जाती हैं, 1 साल के अंदर ही फेड हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए फिगर है जिसमें मंगोलियन ब्लू स्पॉट शोन है। और इसके अलावा स्किन में जो इशू है वो सबकुटेनियस फैट नेक्रोसिस भी हमें मिल सकती है, जिसमें ना फर्म पाल्पेबल प्लैक हमें स्किन के नीचे मिलेगा, फर्म पाल्पेबल प्लैक। अगर वो पूरी बॉडी पे है, वाइड स्प्रेड है, तो वो हाई कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड की वजह से हो सकता है, यानी हाइपर कैल्सीमिया की वजह से सबकुटेनियस फैट नेक्रोसिस, ये भी हमें पैथोलॉजिकल मिल सकता है बच्चे की स्किन पे। और लास्ट कंडीशन जो पैथोलॉजिकल साइन है वो लार्ज ब्लिस्टर्स, बुली, ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्किन। अब हेड जो हमने सारा देखा, हेड में साइज, शेप, फंटनल सूचर, माइक्रोसेफली, मैक्रोसेफली, एंटीरियर फंटनल, सूचर्स ऑफ द स्कल, बॉसिंग ऑफ द फोरहेड एंड लाइस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, जैसे मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कैपेट सक्सीडिनम जो है ना वो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है ऑन द टॉप ऑफ द हेड, जो लेबर के दौरान प्रेशर पड़ने की वजह से स्वेलिंग बनती है, उसको कैपेट सक्सीडिनम कहते हैं। और सेफल हेमाटोमा अगर फर्म मतलब वो तो नॉर्मल फाइंडिंग में आ गया कैपेट सक्सीडिनम, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से ये स्वेलिंग होती है, तो ये नॉर्मल फाइंडिंग में ही आ जाता है। जो लेबर के दौरान प्रेशर पड़ता है बच्चे के हेड पे, उसकी वजह से ये स्वेलिंग हो जाती है, टेम्पररी होती है। इसके अलावा ओवर राइडिंग क्रेनियल सूचर्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है, ये भी पाल्पेबल, मतलब स्टेप महसूस होगा, वो आपस में ये सूचर्स जो हैं ओवर राइड कर गए हैं, तो एक स्टेप हमें महसूस होगा बोन्स के दरमियान, जहाँ पे बोन्स ओवरलैप करती हैं, तो ये भी बर्थ के बाद नॉर्मल फाइंडिंग होती है। और शेप में मोल्डिंग हमें मिलती है, इलोंगेटेड हेड होता है, जैसे बच्चे ने बर्थ कनाल से पास हुआ है उस वजह से उसकी मोल्डिंग होती है, तो इलोंगेटेड हेड मिलता है। अब एबनॉर्मल फाइंडिंग हेड में एक तो सेफल हेमाटोमा याद रखें कि एक फर्म सी इमोबाइल स्वेलिंग होती है, जो क्रेनियल, ये जो पेरीओस्टियम है ना, इसके नीचे ब्लीडिंग की वजह से फर्म इमोबाइल स्वेलिंग हो जाती है, उसको सेफल हेमाटोमा कहते हैं। होता बिनाइन है, खुद ही सही हो जाएगा, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होता। लेकिन सब गैलियल हेमरेज जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। उसमें सब गैलियल हेमरेज में क्या होता है, बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है स्कैल्प के नीचे कलेक्ट हो गया है, तो उसको वो बॉगी होगा, मोबाइल होगा। सेफल हेमाटोमा फर्म और इमोबाइल है। ये सब गैलियल हेमरेज जो है ये बॉगी और मोबाइल होगी, पुअरली लोकलाइज्ड स्वेलिंग होगी और इससे सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस करवा सकती है ये, ठीक है। तो ये 2 स्वेलिंग्स एबनॉर्मल फाइंडिंग में याद रखें, सेफल हेमाटोमा एंड सब गैलियल हेमरेज। सब गैलियल सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है, जिसमें स्कैल्प के नीचे ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से मोबाइल स्वेलिंग होगी वो। इसके अलावा आपने जो सूचर्स में मैंने आपको बताया कि हमने देखना है गैप, ठीक है, वो इंडिकेट कर रहा होता है प्रेशर इनसाइड द हेड। अगर सेपरेट हुए में अभी तक सूचर्स 6 महीनों के बाद जुड़ जाते हैं, उसके बाद भी अगर सेपरेट हुए हैं तो वो रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। फिर देखना है अगर प्रीमेच्योरली क्लोज तो नहीं हुए हुए, प्रीमेच्योरली फ्यूज सूचर्स को सिंटोसिस कहते हैं, तो उससे शेप एबनॉर्मल हो सकती है और हमें एक पाल्पेबल रिज मिल सकती है, ठीक है। और अगर हेड की साइज़ बच्चे का एबनॉर्मल है तो उसमें फिर फर्दर हमें इन्वेस्टिगेशन और न्यूरो इमेजिंग करवानी होती है। तो बेबी के हेड की आपने एग्जामिनेशन कैसे करनी है, आपने बेबी के हेड की शेप नोट करनी है। यहाँ पर ये टेबल है जिसमें जो है डिफरेंट शेप्स गिवन है कि बच्चे की शेप नोट करनी है और उसमें कोई स्वेलिंग तो नहीं है। देखिए माइक्रोसेफेलिक हेड स्मॉल हेड होता है, उसमें स्मॉल क्रेनियल वॉल्ट होता है, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई, ठीक है। मेगेलेंसेफेलिक जो है लार्ज हेडेड, ठीक है, मेगेलेंसेफेलिक लार्ज हेडेड जो है लार्ज क्रेनियल वॉल्ट होता है, उसको मेगेलेंसेफेलिक कहते हैं। जबकि हाइड्रोसेफेलिक देखें जो वेंट्रिकल्स इनलार्ज होने की वजह से लार्ज हेडेड हो तो वो हाइड्रोसेफेलिक है,
क्रेनियल वॉल्ट लार्ज था तो वो मेगालेनसेफेलिक था, ये हाइड्रोसेफेलिक है। वेंट्रिकल्स लार्ज हैं तो उसको हम वाटर हेडेड कह रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोसेफेलिक को वाटर हेडेड। इसी तरह ब्रेकिसेफेलिक जो है वो शॉर्ट हेडेड होगा। माइक्रोसेफेलिक स्मॉल हेडेड था, जो ब्रेकिसेफेलिक है ये शॉर्ट हेडेड है, यानी इसमें फ्लैट हेड होगा अराउंड द ऑक्सीपिट। यहाँ पर देखिए ऑक्सीपिट जहाँ पे ना ऑक्सीपिट पे फ्लैट हेड है, ठीक है ये शॉर्ट हेडेड। ब्रेकिसेफेलिक यहाँ पे ऑक्सीपिट पे फ्लैट हेड होगा इसमें। दूसरा डोलिकोसेफेलिक यानी लॉन्ग हेडेड किसको कह रहे हैं, हेड दैट लुक्स लॉन्ग रिलेटिव टू इट्स विड्थ, ठीक है। यहाँ पे देखिए विड्थ की निस्बत जो है हेड अगर लॉन्ग हो बनिस्बत इसकी विड्थ के तो इसको हम डोलिकोसेफेली कहेंगे। इसकी लेंथ ज़्यादा है बनिस्बत विड्थ की, डोलिकोसेफेलिक, ठीक है। ये लॉन्ग हेडेड कहलाएगा, लॉन्ग हेडेड, ठीक है। ब्रेकी शॉर्ट हेडेड था, ये लॉन्ग हेडेड है। और ओब्लिक हेडेड को यानी एसिमेट्रिकल हेड होगा उसको प्लेगियोसेफेलिक कहेंगे। तो यहाँ पे देखें एसिमेट्री मिल रही है हेड में तो ये प्लेगियोसेफेलिक है, ठीक हो गया। तो डिफरेंट हेड शेप्स हैं। तो हमने हेड की एग्जामिनेशन में जो है बेबी के हेड शेप नोट करनी है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है। फिर हम एंटीरियर फंटनल फील करेंगे कि संकन है, फ्लैट है या बल्जिंग है। और तीसरे स्टेप पे फिर हमने क्रेनियल सूचर्स को पालपेट करना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एग्जामिनेशन ऑफ ईयर्स। अच्छा, ईयर्स की एग्जामिनेशन में हमने सबसे पहले तो साइज़, शेप और पोजीशन देखनी है ईयर्स की, ठीक है। साइज़ कैसा है, शेप, पोजीशन। जो हेलिक्स है ना वो अटैच होना चाहिए अबव द इमेजिनरी लाइन अराउंड द हेड, ठीक है, उससे अबव, लेवल विद द इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई, ठीक है। उसका बच्चे का जो इनर कॉर्नर ऑफ द आई है बिल्कुल उसके लेवल पे जो है उसके ईयर्स अटैच होने चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेट्स भी हम देखेंगे कि वो नॉर्मल दिख रहा है। तो नॉर्मल फाइंडिंग में यही है कि हेलिक्स टेम्परेली फोल्ड हो सकता है, लोकल प्रेशर इन यूट्रो की वजह से वो फोल्ड हुआ होगा। और अगर प्री ऑरिकुलर टैग्स हैं अगर कान के आगे तो उनमें इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। एबनॉर्मल शेप, एबनॉर्मल फाइंडिंग में हमें क्या मिल सकता है, शेप ईयर की एबनॉर्मल होगी या उसकी पोजीशन अगर एबनॉर्मल है तो वो कुछ सिंड्रोम्स में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एग्जामिनेशन का सीक्वेंस कैसे होगा, सबसे पहले आपने जो है पोजीशन जो है चाइल्ड की, पेरेंट को हमने इंस्ट्रक्ट करना है कि बच्चे को अपनी गोद में बिठाए, जिसमें बच्चे का ईयर जो है वो एग्जामिनर की तरफ फेस करना चाहिए, ठीक है, उसका कान। पेरेंट फिर क्या करेगा, अपनी एक आर्म से बच्चे के शोल्डर को होल्ड करेगा, देखें, ताकि बच्चा जो है हाथ ना लगाए, और दूसरी आर्म से उसको जो है मतलब एक आर्म से उसने फोरहेड को पकड़ा हुआ होगा ताकि वो हेड को स्टिल रखे, दूसरी आर्म से बच्चे के शोल्डर को पकड़ा होगा ताकि वो एग्जामिनर को पुश ना करे बच्चा, ठीक है। ये पोजीशन होनी चाहिए। अब ऑटोस्कोप से लार्जेस्ट स्पेक्युलम की मदद से हम यूज़ करेंगे जो कि एक बच्चे के कान में फिट हो कंफर्टेबली, और एक्स्ट्रा एयर कनाल को स्ट्रेटन करना होता है, ठीक है, ताकि क्लियर व्यू मिले एयर कनाल का और एयर ड्रम का, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। तो इसको स्ट्रेटन करेंगे, एग्जामिनर जो जेंटली पुल करेगा आउटर ईयर पे, यानी पिन्ना को पुल करेगा। अगर बेबी या टॉडलर है तो पिन्ना को याद रखिएगा आउट और डाउन पुल करना है, आउट डाउन, ठीक है, अगर बेबी या टॉडलर है। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है जिसका मैस्टोइड प्रोसेस यानी पीछे ये जो बोनी प्रोमिनेंस होती है मैस्टोइड, ये अगर बन गया है, बड़ा बच्चा है, तो उसके पिन्ना को अप एंड बैक पुल करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फिर एग्जामिन करेंगे। अब देखना क्या है, बाकी पेनफुल प्रोसीजर्स की तरह इस एग्जामिनेशन को, ईयर्स की एग्जामिनेशन को हम लास्ट में ही रखते हैं। पिन्ना में हमने बाहर से डिफॉर्मिटीज़ देखनी है, लो सेट ऑफ ईयर्स तो नहीं है, इसका मतलब जो लाइन ज्वाइन करती है एंगल ऑफ आइस को एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक, इससे नीचे तो नहीं है, लो सेट ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये पिन्ना में देखना है। ऑडिटरी कनाल में इन्फ्लामेशन तो नहीं है देखनी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कंजेशन या परफोरेशन तो नहीं हो गई, और मैस्टोइड में हमने स्वेलिंग या टेंडरनेस देखनी है, ठीक है। तो ये हो गई ईयर्स की एग्जामिनेशन। उसके बाद अगला स्टेप आता है फेस। अच्छा जी, अब फेस एग्जामिनेशन ऑफ फेस में हमने सबसे पहले तो फेस की सिमेट्री देखनी होती है, ठीक है, कि जिस तरह बेल्स पाल्सी है तो उसमें एंगल ऑफ माउथ जो है डेविएट हो जाता है, या और भी कोई फेशियल एसिमेट्री हमें मिल रही है तो वो हमने नोट करनी है, ठीक है। तो सिमेट्री ऑफ फेस देखनी है। उसके अलावा हमने फेस की मूवमेंट्स देखनी है जब बच्चा रो रहा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग क्राइंग ऑफ द चाइल्ड हम उसकी फेस की मूवमेंट्स देखेंगे। एबनॉर्मल फेशियल कैरेक्टरिस्टिक जिस तरह मंगोलिज्म में हमें मिलता है यानी डाउन सिंड्रोम में, और क्रेटिनिज्म में, वो एबनॉर्मल फीचर्स देखने हैं। अगर फेस एबनॉर्मल लग रहा है तो उसको पेरेंट्स के फेस के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, बच्चे के फेस को। कुछ डिजीज़ेस जिनमें पेक्यूलियर फेशियल अपीयरेंस होती हैं जैसे कि डाउन सिंड्रोम, उसमें मंगोलिज्म होता है। इसके अलावा क्रेटिनिज्म या गैरिगोलिज्म,
मैंने कहा कि हमने जो पेक्यूलर फेशियल अपीयरेंस होती हैं कुछ डिजीज़ में, जैसे डाउन सिंड्रोम में हमें मंगोलिज्म फेस मिलता है, ठीक है। स्पेशल कुछ फीचर्स होते हैं फेशियल फीचर्स मंगोलिज्म यानी डाउन सिंड्रोम में। इसके अलावा क्रेटिनिज्म में भी हमें ये कुछ खास किस्म के फेशियल फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। लेटरल आईब्रो थिन होता है, पेरी ऑर्बिटल इडीमा, पफी डल फेस विथ ड्राई स्किन, तो ये क्रेटिनिज्म के फीचर्स अगर हमें मिल रहे हैं वो नोट करने हैं। और गार्गोयलिज्म देखें, ये हर्लर सिंड्रोम होता है जिसको म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस टाइप IH कहा जाता है, ठीक है। हर्लर डिजीज़ या गार्गोयलिज्म ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें लार्ज शुगर मॉलिक्यूल्स जो है ना ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस वो बिल्डअप हो जाते हैं, ठीक है, लाइजोसोम्स में। तो उसमें ये स्पेसिफिक हमें फेशियल फीचर्स मिलते हैं जिसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग होगी, डिप्रेस नेजल ब्रिज, गैप्ड टीथ होंगे बच्चे का, शॉर्ट नेक होगा, फ्रंटल बॉसिंग, ठीक है। ये हर्लर सिंड्रोम या गार्गोयलिज्म। तो यहाँ पे इसने यही बात की है कि कुछ डिजीज़ के पेक्यूलर फेशियल अपीयरेंस है वो आपने नोट करनी है। इसके अलावा फेस में मैंने आपको बताया कि डाउन सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 21 जो है वो मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। उसमें जो फीचर्स हमें फेस में मिलेंगे डाउन सिंड्रोम में वो है अपवर्ड एंड आउटवर्ड स्लैंटिंग, ठीक है। आँखों की जो है ना अपवर्ड और आउटवर्ड स्लैंटिंग होगी। इसके अलावा एपिकेंथिक फोल्ड मिलेंगे आइज़ के अंदर की तरफ फोल्ड, एपिकेंथिक फोल्ड। ये पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, डाउन सिंड्रोम का बच्चा है जिसमें हमें कुछ फेशियल फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। तो एपिकेंथिक फोल्ड मिल रहे हैं और आइज़ की स्लेंटिंग मिल रही है, ठीक है। पामर क्रीज, इसके हाथ में एक सिंगल पामर क्रीज होती है जिसको सिमियन फिशर कहा जाता है, सिमियन क्रीज। डिप्रेस ब्रिज ऑफ द नोज़ है, ठीक है। इसी तरह हाइपरटीलोरिज्म, दोनों आंखों के दरमियान का फासला ज़्यादा है, हाइपरटीलोरिज्म। और इनका ओपन माउथ होता है बच्चों का, ठीक है। और विजिबल टंग नज़र आती है, हेड स्मॉल होता है, सिंगल ट्रांसवर्स पामर क्रीज होता है पाम पे जिसको मैंने आपको बताया सिमियन क्रीज कहा जाता है, हाइपोटोनिया होगा और मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम के स्पेसिफिक आपको फीचर्स मिलेंगे फेस में। इसी तरह हम फेस में हमने कुछ डिसमॉर्फिक फीचर्स देखने होते हैं। अब डिसमॉर्फिक फीचर्स जो नाम है ये हम एबनॉर्मल अपीयरेंस को कहते हैं। बॉडी में किसी भी हिस्से में अगर कोई एबनॉर्मल अपीयरेंस मौजूद हो, सिंस बर्थ अगर मौजूद हो, ठीक है। जैसे हाथों में एक सिंगल क्रीज अगर मिले, सिमियन क्रीज, जो डाउन सिंड्रोम में मिलती है, ठीक है। तो ये एक डिसमॉर्फिक फीचर है। बिल्कुल इस तरह से जो है आपको मैं पिक्चर दिखाऊं, डाउन सिंड्रोम का बच्चा है और उसमें जो है पाम में सिर्फ एक सिंगल क्रीज है, ठीक है, यूँ सिंगल क्रीज है, तो ये डाउन सिंड्रोम में मिलता है। और आइज़ की स्लेंटिंग, तो ये स्पेसिफिक जो है ना डिसमॉर्फिक फीचर्स हैं। और इसके अलावा सिंड्रोम जो है ना ये हम स्पेसिफिक कलेक्शन अगर हमें मिल रही है डिसमॉर्फिक फीचर्स की तो उसको हम नाम देते हैं सिंड्रोम, ठीक है। डिसमॉर्फिक फीचर्स हैं यानी एबनॉर्मल अपीयरेंस है और उन बहुत से मिल रहे हैं यानी कलेक्शन मिल रही है, तो उसको हम कहते हैं सिंड्रोम। तो फॉर एग्जांपल जैसे एडवर्ड सिंड्रोम देखें, इसमें जो है स्मॉल माउथ, स्मॉल जा, शॉर्ट नेक, शील्ड चेस्ट, शॉर्ट प्रोमिनेंट देखें स्टर्नम है, वाइड सेट निपल्स, ठीक है, क्लेंच्ड हैंड्स विथ ओवरलैपिंग फिंगर, इनके ईयर्स मेलफॉर्म्ड होते हैं, डिस्प्लास्टिक होते हैं, ऑक्सीपिट या बैक पार्ट स्कल का देखिए प्रोमिनेंट होता है। तो ये डिफरेंट डिसमॉर्फिक फीचर्स अगर साथ हों तो उसको सिंड्रोम कहेंगे, एडवर्ड सिंड्रोम। अब यहाँ पर इसने कुछ कॉमन डिसमॉर्फिक फीचर्स बताएं, ठीक है, बच्चों में जो आपने स्पेशली नोट करने होते हैं कुछ कॉमन डिसमॉर्फिक फीचर। उसमें स्कल की एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, स्लेंटिंग आइज़ होंगी, दोनों आंखों के दरमियान का फासला ज़्यादा, हाइपरटीलोरिज्म, ठीक है, डिप्रेस्ड ब्रिज ऑफ द नोज़, स्मॉल चिन होगी जिसको माइक्रोग्नेथिया कहते हैं, ठीक है, चेस्ट स्मॉल होगी। और डिसमॉर्फिक फीचर में अम्बिलाइकल हर्निया भी आ जाता है, छोटी छोटी सी फिंगर्स या पॉलीडेक्टाइली एक्स्ट्रा डिजिट्स, सिंडेक्टाइली फ्यूज डिजिट्स, ठीक है। सीमियन क्रीज होगा, एक सिंगल ट्रांसवर्स पामर क्रीज होता है, उसको कहते हैं सीमियन क्रीज। शॉर्ट स्टेचर होगा इनका और हिर्सुटिज्म यानी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ये हेयर ग्रोथ ज़्यादा, हिर्सुटिज्म, शॉर्ट स्टेचर, ये सारे डिसमॉर्फिक फीचर्स में आ जाता है। ये कॉमन है जो बच्चों में मिलते हैं, ठीक है। डिसमॉर्फिक फीचर्स आपने नोट करने हैं, इनमें से अगर कोई भी मिल रहा है तो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो फेस के बाद अब नेक्स्ट आता है आइज़ की एग्जामिनेशन। अच्छा, अब देखिए आइज़ की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें हम बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो जो स्पेसिफिक चीज़ें, अच्छा पहले तो आपको एग्जामिनेशन का सीक्वेंस पता होना चाहिए कि आई की एग्जामिनेशन आपने करनी कैसे है। तो इंस्पेक्शन में सबसे पहले तो आप आईब्रोज़ को देखते हो, ठीक है, आई लैशेज़, आई लिड और आई बॉल, ठीक है। स्क्लेरा जो है ना, लोअर आईलिड को आपने जेंटली जो है नीचे पुल करना है ताकि आप स्क्लेरा जो वाइट पार्ट है आई का वो देखें, ताकि उसमें जॉन्डिस तो नहीं है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप होता है ऑक्यूलर मूवमेंट्स को और वेस्टिबुलर फंक्शन चेक करने के लिए, ठीक है। तो उसमें डॉल्स आई मूवमेंट, देखिए न्यूबॉर्न के हेड को अगर आप एक तरफ टर्न करोगे ना
तो एग्जामिनर जो है वो देखेगा कि अगर आइज़ जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, आपने हेड उसका यूँ मूव किया है लेकिन आंखें उस तरफ मूव कर रही हैं, तो इसको ये नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है, इसको कहते हैं डॉल्स आई मूवमेंट। ठीक है। दूसरा होता है ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस, यानी अगर आप इन्फेंट को अपराइट हेल्ड करो और उसको हॉरिजॉन्टल आर्क पे से मूव करवाओगे तो इन्फेंट जो है ना इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट देख रहा होगा। ठीक है। और उनकी आइज़ में हमें निस्टैग्मस नज़र आएगा, यानी इनवॉलंटरी रैपिड आई मूवमेंट नज़र आएगी। तो इसको कहते हैं ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस। ये टिपिकली 3 महीने की एज के बाद डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन का सीक्वेंस है। अब नॉर्मल फाइंडिंग्स जो है आई की एग्जामिनेशन में वैसे क्रस्टिंग हमें मिल सकती है। आइज़ पे क्रस्टिंग जो है ना हार्मलेस होती है, येलो क्रस्टिंग बन जाती है आइज़ के अराउंड, जो अगर इन्फेक्शन के साइन के बगैर अगर होती है तो वो नॉर्मल होती है। तो ये कॉमन है क्योंकि न्यूबॉर्न की जो लैक्रिमल डक्ट्स हैं, टीयर डक्ट्स, वो नैरो होती हैं, इसलिए हमें क्रस्टिंग मिलती है। दूसरा विजुअल फिक्सेशन। टर्म इन्फेंट्स जो होते हैं ना वो अपने गेज़ को किसी ऑब्जेक्ट पे फिक्स कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एबनॉर्मल फाइंडिंग फिर क्या होंगी? एबनॉर्मल में अगर आँख में इन्फेक्शन है तो बच्चे की आई रेड होगी। ठीक है। थिक होगी, येलोइश डिस्चार्ज होगा, थिक येलोइश डिस्चार्ज, जो परुलेंट सिक्रीशंस होंगी तो वो इन्फेक्शन को डिनोट करेंगी। दूसरा प्यूपिल की शेप। अब प्यूपिल की शेप एबनॉर्मल, जिसको कोलोबोमा कहते हैं, वो एक्चुअली की होल अपीयरेंस होती है। आयरिस में एक डिफेक्ट होता है, हमने आई में पढ़ा हुआ है 4th ईयर में। ठीक है। आयरिस में, आई के अंदर जो आयरिस है ना उसमें एक की होल अपीयरेंस बन जाती है, एक डिफेक्ट होता है, उसको कहते हैं कोलोबोमा। तो ये डीपर आई स्ट्रक्चर्स को भी अफेक्ट कर सकता है, बच्चे के ऑप्टिक नर्व को, तो उससे उसको विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है। और इसके अलावा ये सिंड्रोम्स के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे माइक्रोफ्थेल्मिया भी हो सकती है, उसके साथ बच्चे के आई बॉल एबनॉर्मली स्मॉल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये तीसरी, एक तो इन्फेक्शन देखते हैं, प्यूपिल एबनॉर्मल शेप मिल सकती है प्यूपिल की। तीसरा ग्लोकोमा। देखिए, बड़े अगर लार्ज आई बॉल हैं जिनको टच करना मुश्किल होता है व्हेन पाल्पेटेड थ्रू द आईलिड, तो इसका मतलब है बच्चे को कंजेनिटल ग्लोकोमा है, जिसको हम बुफ्थैल्मोस कहते हैं। ठीक है। ये सीरियस कंडीशन है, इससे बच्चे की ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो सकती है। तो उसमें मतलब लार्ज आई बॉल्स होंगे जो कि मुश्किल होते हैं टू टच व्हेन पाल्पेटेड। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके अलावा भी आइज़ में हम जो चीज़ें नोट कर रहे होते हैं वो उसमें पफीनेस आंखों के अराउंड देख रहे होते हैं। ठीक है। मंगोलियन स्लैंट एपिकेंथल जो फोल्ड होता है और मंगोलियन स्लैंट हाइपरटीलोरिज्म, दोनों आंखों के दरमियान फासला ज़्यादा तो नहीं है जो डाउन सिंड्रोम में होता है। ये एपिकेंथिक फोल्ड है ना, स्किन जो है इनर कैंथस ऑफ आई को कवर कर रही होती है। ठीक है। और मंगोलियन स्लैंट जो है अपवर्ड और आउटवर्ड यूँ आँखें स्लैंटेड होती हैं। लैक्रीमेशन देखेंगे उसके बच्चे के डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा आंखों से। एक्सोफ्थेल्मोस, अंदर की तरफ आंखें धसी हुई हैं या बाहर की तरफ। ठीक है। एक्सोफ्थेल्मोस बाहर की तरफ, इनोफ्थेल्मोस अंदर की तरफ। और कंजक्टाइवल पेलारनेस तो नहीं है, रेडनेस, जीरोसिस यानी ड्राइनेस। ठीक है। इसके अलावा आइज़ में हमने येलोनेस ऑफ द स्क्लेरा यानी जॉन्डिस के लिए देखना है। कॉर्निया की ओपेसिटी, स्क्विंट तो नहीं है, कैटरेक्ट तो नहीं है, कैटरेक्ट याद रखिएगा चेक करना है। और आई की मूवमेंट्स यानी निस्टैग्मस भी हमने देखना है। ठीक है। अगर इस बच्चे की आंखों से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो ये अर्ली इन्फेंसी में कॉमन होता है। अर्ली इन्फेंसी में मैंने आपको बताया ना कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की कैनालाइजेशन डिले हो जाती है, इसलिए आंखों से पानी आ रहा होता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन में है अगर बच्चा या मैल न्यूट्रिशन में है तो उसकी आंखें संकन होंगी। ठीक हो गया। इसके अलावा कॉर्नियल ओपेसिटी। अब कॉर्निया में ओपेसिटी अगर हमें नज़र आ रही है तो ये कॉर्नियल अल्सरेशन की वजह से हो सकता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है। बिल्कुल इस तरह से ये कॉर्निया की ओपेसिटी नज़र आएगी, अल्सरेशन हो गई है कॉर्निया की, उसकी वजह से, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा कॉर्नियल ओपेसिटी में कंजेनिटल कैटरेक्ट भी हो सकता है जो इडियोपैथिक होगा, फैमिलियल या इंट्रायूट्राइन रुबेला की वजह से, कैटरेक्ट की वजह से भी ओपेसिटी मिलती है। ठीक है। तो ओपेसिटी की 2 वजूहात हमने देखी, कैटरेक्ट हो सकता है या फिर वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कॉर्नियल ओपेसिटी। तीसरा, आंखों में अगर पर्पसलेस मूवमेंट हो रही हैं। ठीक है। तो पर्पसलेस मूवमेंट आंखों में विद लिटिल फिक्सेशन आर सीन इन इन्फेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट। अगर बच्चे की विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, वो सही देख नहीं पा रहा, तो वो उस पर्पसलेस मूवमेंट करेगा और फिक्सेट नहीं कर पाएगा चीज़ों को। ठीक है। तो उसको विजुअल इम्पेयरमेंट होगी। तो ये सारी हो गई आइज़ की एग्जामिनेशन। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं आइज़ में। अब इसके अलावा ऑफ्थेल्मोस्कोपी भी है। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑफ्थेल्मोस्कोपी में एग्जामिनर बेबी को होल्ड करेगा और जेंटली उसको जो है ना टर्न करेगा अपनी बॉडी को
फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। एग्जामिनर जो है ना बेबी को होल्ड करके उसको अपनी बॉडी को साइड टू साइड टर्न करेगा, तो इस मूवमेंट से बेबी अपनी आंखें खोलेगा। और दूसरा रेड रिफ्लेक्स चेक करना है। 20 सेंटीमीटर दूर खड़ा होकर एग्जामिनर जो है ऑफ्थेल्मोस्कोप की मदद से हर प्यूपिल में देखेगा। नॉर्मल रेड रिफ्लेक्स मिलता है, जो रेडिश ग्लो मिलता है हमें, लाइट रिफ्लेक्ट होती है रेटाइना से, ठीक है। अच्छा, वैसे पफ़ी आइज़ जो मैंने आपको कहा ना कि हमने नोट करना होता है आइज़ में, तो वैसे पफ़ी आइज़ कुछ दिन में होती है, फ्यू डेज़ होती है बच्चे को, ठीक है। और उससे फिर एग्जामिनेशन डिफ़िकल्ट होगी, तो एग्जामिनेशन फिर हम बाद में रिपीट भी कर सकते हैं। अगर हमने कैटरेक्ट को डिटेक्ट ना किया या ट्रीट ना किया, ठीक है, तो उससे परमानेंट एम्ब्लायोपिया हो सकता है बच्चे को, लेज़ी आई जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पफ़ी आइज़ थी तो उसकी वजह से आंखें खुल नहीं रही थी, लेकिन बाद में ज़रूर भी रिपीट करना है, वरना अगर कैटरेक्ट हुआ तो आगे जाके इसको परमानेंट एम्ब्लायोपिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एबनॉर्मल फाइंडिंग आइज़ में हमें ना रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट भी मिल सकता है बच्चों में, जो कि कैटरेक्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो फिर आप उसको आई स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र करोगे। आइज़ हो गई। अब बच्चे में नोज़ की एग्जामिनेशन। अच्छा, नोज़ की एग्जामिनेशन का सीक्वेंस यही होता है कि यहाँ पर तो आप वैसे इंस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आपने जो है ना नोज़ में एग्जामिन ऐसे करना है कि हर एक नोस्ट्रिल पे हाथ रखना है, ठीक है। दूसरे नोस्ट्रिल, एक नोस्ट्रिल पे फिंगर रखनी है, देखना है कि दूसरे से वो ब्रीथ कर रहा है, ठीक है, और फिर दूसरे पे रख के चेक करना है। अब नोज़ में बच्चे में हम बच्चे की नोज़ की शेप देख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखें तो ये न्यूबॉर्न है, उसकी नोज़ दिखाई गई है, इसमें हम शेप देख रहे हैं नोज़ की, ब्रिज ऑफ द नोज़ देख रहे हैं कि नॉर्मल है या डिप्रेस्ड है, ठीक है। और ये एला नासी जो है, इनकी मूवमेंट्स देखनी होती हैं, जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करती हैं। अगर डिस्ट्रेस में होता है तो ये मूव करेंगे, ठीक है। और पेटेंसी चेक करनी है नोज़ की, जो मैंने आपको बताया, फिंगर रख के चेक करते हैं। कलर देखेंगे नेज़ल म्यूकोज़ा का कैसा है, ठीक है। इसके अलावा नेज़ल डिस्चार्ज के लिए भी नोट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है माउथ। तो माउथ की एग्जामिनेशन के लिए सबसे पहले तो माउथ ओपन करवाना होगा, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, बेबी के लोअर जा को देखें, जो है जेंटली प्रेस करेगा, ठीक है। लोअर जा को नीचे प्रेस करना है जेंटली, ताकि माउथ जो है ओपन हो, ठीक है, ताकि इनकरेज और माउथ ओपन हो। फिर इसमें इंस्पेक्शन करनी है। सबसे पहले टॉर्च की मदद से एग्जामिनर जो है टंग देखेगा बच्चे की, रूफ ऑफ द माउथ, पैलेट यानी, ठीक है। स्टेराइल सिंगल यूज़ जो टंग डिप्रेसर होता है ना, उसकी वो यूज़ करना है ताकि क्लियर व्यू नज़र आए, ठीक है। तो इंस्पेक्शन हो गई। इसके अलावा पालपेट जब करेंगे ना, तो फिंगर टिप की मदद से पालपेट करेंगे माउथ को, ठीक है। अब वैसे माउथ और थ्रोट की एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों में, सारे बच्चों में, ठीक है। यंग बच्चा उसको मदर जो है पकड़ेगी, ठीक है, मदर उसको हेल्ड करेगी, तो थ्रोट हमें विजिबल होगा जब बच्चा देखें रो रहा होगा। अदरवाइज़ हम स्पून या स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं। बच्चे की पोजीशन जो है अच्छा, वैसे यंग चाइल्ड की जो पोजीशन होती है ना एग्जामिनेशन ऑफ थ्रोट के लिए, वो यहाँ पर भी फिगर में देखें शोन है। ये मदर है, इसने जो है होल्ड किया हुआ है बच्चे को, इस तरह से आप थ्रोट की एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। एक हाथ फॉरहेड पे, दूसरे से उसकी बाजू पकड़ी हुई है, ठीक है। तो ओल्डर चिल्ड्रन को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना मुंह खोलें, वरना वैसे जो यंग चाइल्ड है उसको मदर, यंग चाइल्ड मैंने आपको बताया 3 साल तक के हमको कहेंगे, तो उसको मदर ऐसे पकड़ेगी, ठीक है। और बड़े बच्चे को हम कहेंगे अपना मुंह जो है वाइडली ओपन करें। उसमें फिर हम चीज़ें क्या देखेंगे, उसमें हेयर लिप देखेंगे, यानी क्लेफ्ट लिप जिसको कहते हैं। क्लेफ्ट लिप तो नहीं है बच्चे को, ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं हेयर लिप या क्लेफ्ट लिप, ये आपने देखना है उसमें। इसके अलावा ये हमने माउथ के कॉर्नर ऑफ माउथ पे जो है फिशर बन जाता है, जिसको कहते हैं चीलियोसिस, एंगल ऑफ माउथ पे, ये देखना है, नोट करना है, ठीक है। म्यूकोज़ा में हम क्या चीज़ें देखेंगे, अंदर जो पूरा म्यूकोज़ा है उसमें हमने म्यूकोज़ा का कलर देखना है, साइनोसिस तो नहीं है, पेलार तो नहीं है, ठीक है, अल्सर्स तो नहीं बने हुए, थ्रश और कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है। कॉप्लिक स्पॉट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अलावा माउथ में हमने नंबर ऑफ़ टीथ देखने हैं, कितने टीथ हैं और पोजीशन क्या है, कैरीज तो नहीं है, दांतों को कीड़ा तो नहीं लग गया, मॉटलिंग तो नहीं हुई, डिस्कलरेशन दांतों की या नॉचिंग, ठीक है। गम्स पे आ जाए, गम्स में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही या स्वेलिंग तो नहीं मिल रही, ठीक है। टंग में क्या चीज़ें, टंग इनलार्ज जो है ना क्रेटिनिज्म में हो जाती है, ठीक है। क्रेटिनिज्म में, हाइपोथायरॉइडिज्म में इनलार्ज टंग आपको मिलेगी। सरफेस देखेंगे हम टंग का, कलर देखेंगे, पेलार या साइनोसिस तो नहीं है, तो इसलिए कलर भी नोट करना है। फिर क्लेफ्ट पैलेट को भी देखना है, ठीक है, पैलेट में भी क्लेफ्ट मिल सकता है। एंड देन लास्ट में हमने टॉन्सिल्स का साइज़, कलर, उन पे एक्सुडेट उनके सरफेस पे, ये चीज़ें नोट करनी है। अच्छा, टीथ जो है वो 20 मिल्क टीथ अपीयर होते हैं बिटवीन 6 मंथ एंड 2 ईयर्स ऑफ एज,
ठीक है। 6 महीनों से लेके 2 साल की उम्र के दरमियान 20 टीथ जो हैं अपीयर होते हैं बच्चे के, और फिर जो है ना परमानेंट टीथ आ जाते हैं 6 से 12 साल की उम्र के। 6 महीनों पे आना शुरू हुए थे, 2 साल तक ये मिल्क टीथ थे, 20 मिल्क टीथ थे, लेकिन 6 साल की उम्र से 12 साल के दरमियान परमानेंट टीथ रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है। थ्रश क्या है? अच्छा, थ्रश जो है, जो माउथ में हम नोट कर रहे हैं, वो पैची वाइट कोटिंग होती है टंग की, पैची सी टंग की और बकल म्यूकोजा की, जो कि कैंडिडिया इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये भी नोट करना है। अच्छा, टॉन्सिल्स जो है उसमें हमने क्या चीज़ें देखनी है? टॉन्सिल की वजह से साइज़ जो है एज के हिसाब से वेरी करता है। लिम्फोइड टिश्यू जो है ना वो 6 से 8 साल की उम्र के दरमियान मैक्सिमम ग्रो करता है, वैसे 6 साल से 8 साल के दरमियान। अब कॉप्लिक स्पॉट जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए इस तरह से ये छोटे छोटे से वाइट स्पॉट्स होते हैं, ग्रेश वाइट होंगे स्पॉट्स, जो कि बिल्कुल ग्रेन्स ऑफ सैंड की तरह होते हैं, लेकिन इनका मार्जिन रेड होगा। ठीक है, मार्जिन्स रेड हैं, खुद ये ग्रेश वाइट है। ये बिल्कुल मोलार टीथ के ऑपोजिट में हमें मिलते हैं। ठीक है, मोलार टीथ है, इनके ऑपोजिट में ये कॉप्लिक स्पॉट्स मिलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली मीजल्स में देखे जाते हैं 1 डे बिफोर द जनरलाइज्ड रैश अपीयर। ठीक है, मीजल्स की जो जनरलाइज्ड फुल बॉडी पे रैश अपीयर होती है ना, उससे 1 दिन पहले, स्किन रेश से 1 दिन पहले ये बकल म्यूकोजा पे ये वाइट, ग्रेश वाइट कॉप्लिक स्पॉट अपीयर होते हैं। तो ये भी माउथ में हमने एग्जामिनेशन में देखना है। ठीक है, और इसके अलावा माउथ में मैंने आपको बताया कि हम विजाइकल्स, अल्सर्स अगर ओरल कैविटी में, यंग चिल्ड्रन में, जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं, मीजल्स या हर्पीस की वजह से, ठीक है, अल्सर या वेजिकल्स, या फिर एपिथस अल्सर्स अगर हैं, तो वो चीज़ें भी नोट करनी है। दैट्स इट। तो ये सारी हो गई एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ। ठीक है, अब इसके अलावा इसने कुछ और चीज़ें नहीं बताई, वो है एब्स्टेन पर्ल। ठीक है, एब्स्टेन्स पर्ल जो है ना, ये देखिए छोटे से पर्ल की तरह बिल्कुल, ये छोटा सा जो है वाइट सिस्ट होती है, जो कि पैलेट पे अपीयर होती है। ठीक है, स्मॉल वाइट सिस्ट है, इसको कहते हैं एब्स्टेन पर्ल। होती है, ये हार्मलेस है और खुद ही डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, ये भी नॉर्मल फाइंडिंग में आता है। ठीक है, इसको पैथोलॉजिकल कंसीडर नहीं करना, एब्स्टेन पर्ल। अच्छा, उसके अलावा वाइट कोटिंग ऑन द टंग, अगर टंग पे, ज़बान पे बच्चे के पे वाइट कोटिंग मिल रही है, ठीक है, और वो इजीली वाइप हो जाती है, वाइप अवे, आपने वाइप किया, वो इजीली वाइप हो जाती है स्वैब की मदद से, तो ये कर्डल्ड मिल्क है। ठीक है, मिल्क ये जो बच्चे ने पिया है वो जम गया है। ठीक है, अगर वो इजीली वाइप हो रहा है, और ये कंसर्न का नहीं है। अगर वो वाइप इजीली नहीं होता और पीछे जो है एरिदमा है, रेडनेस रह जाती है, तो वो थ्रश होगा। ठीक है, इसके अलावा एबनॉर्मल फाइंडिंग में हम जो है, हमें टंग टाई भी मिलता है, एंकाइलोग्लोसिया कहते हैं इसको, जिसमें लिंगुअल फ्रेन्यूलम जो है ना, पीस ऑफ स्किन कनेक्ट कर रहा है अंडर साइड ऑफ द टंग को फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ। ठीक है, तो ये लिंगुअल फ्रेन्यूलम बहुत शॉर्ट होता है बच्चों का, तो ये फीडिंग के साथ इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो अगर वैसे ये डायग्नोज हो जाता है एज अ प्रॉब्लम, अगर बच्चे की फीडिंग अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो बच्चे को ये प्रॉब्लम एनकाइलोग्लोसिया हो सकता है। इसके अलावा माउथ में मैंने आपको बताया ओरल थ्रश मिल सकता है कैंडिडिया एल्बिकन की वजह से, जो डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करना, और उसको आप स्क्रैप करेंगे तो थ्रश जो है ब्लीड करेगा। ठीक है, इसके अलावा टंग, मैंने आपको बताया कि टंग की आपने साइज़ भी देखना होता है। ठीक है, तो मैक्रोग्लोसिया, एबनॉर्मली लार्ज टंग जो बाहर प्रोट्रूड कर रही है, उसको मैक्रोग्लोसिया कहते हैं। ये बैकविथ विडमैन सिंड्रोम का पार्ट हो सकता है, फीचर हो सकता है कि उसमें मैक्रोग्लोसिया होगा। ठीक है, बैकविथ विडमैन सिंड्रोम ओवरग्रोथ सिंड्रोम ही होता है। ठीक है, जिसमें चाइल्डहुड कैंसर का रिस्क होता है और कुछ कंजेनिटल फीचर्स का। तो इस बैकविथ विडमैन सिंड्रोम में मैक्रोग्लोसिया मिल सकता है बच्चे को, ये सिंड्रोम। ठीक है, देखिए माइक्रोसेफली भी है, एयर क्रीज या एयर पिट, लार्ज प्रोमिनेंट आइज, जाइगैनेटिज्म, क्रिप्टोरकाइडिज्म, कंजेनिटल हर्निया, मैक्रोग्लोसिया, तो ये बैकविथ विडमैन सिंड्रोम है। इसके अलावा जो है टंग में ग्लोसोप्टोसिस। अच्छा, ग्लोसोप्टोसिस है जब नॉर्मल साइज़ की टंग जो है वो स्मॉल माउथ से प्रोट्रूड कर रही हो। टंग नॉर्मल साइज़ की है लेकिन बच्चे का माउथ स्मॉल है, उससे प्रोट्रूड कर रही हो, तो ये डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज़ में कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, ग्लोसोप्टोसिस हम उसको कहेंगे। नॉर्मल साइज टंग है लेकिन वो अपीयर हो रही है टू प्रोट्रूड फ्रॉम स्मॉल माउथ। इसके अलावा क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट भी मैंने आपको बताया। इस फिगर में देखिए सिर्फ जो है क्लेफ्ट पैलेट है, यहाँ पे क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट दोनों हैं। तो क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है कि रूफ ऑफ द माउथ में ओपनिंग होती है जो सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट या दोनों को इन्वॉल्व कर सकती है। तो ये मिडल में भी हो सकता है, एक साइड पे या दोनों साइड पे भी हो सकता है, और ये गम को भी इन्वॉल्व कर सकता है। जो क्लेफ्ट लिप है ना, ये लिप में ओपनिंग होगी जो कि बच्चे की जो खुद ही हो जाएगी, या फिर ये क्लेफ्ट पैलेट के साथ होगी, सिर्फ लिप में होगी या दोनों साथ में होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो बेबीज़ हैं इनको फिर हम रेफ़र करते हैं स्पेशलिस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की तरफ। ठीक है, तो ये भी एबनॉर्मलिटीज़ माउथ में मिलती हैं। फिर स्मॉल जॉ माइक्रोग्नेथिया।
अच्छा, माइक्रोग्नेथिया स्मॉल जॉ जो है ना, ये पीरी रोबिन सिंड्रोम का पार्ट हो सकता है, ठीक है। कभी कभार क्लेफ्ट पैलेट के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। तो इसमें जो है ना टंग पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाती है, तो उससे बच्चे के अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ठीक है, स्मॉल जॉ की वजह से ये हुआ है। इसके अलावा माउथ में हम रेन्यूला भी देखेंगे। ये देखें, ये भी एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है माउथ की। म्यूकस सिस्ट बन जाती है फ्लोर ऑफ द माउथ पे, जो कि सलाइवरी डक्ट से रिलेटेड है। तो कंजेनिटल रेन्यूला तो खुद ही चले जाएंगे, लेकिन कभी कभार इनको सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसी तरह लास्ट में एक और एबनॉर्मल फाइंडिंग, नेटल टीथ। वैसे तो मैंने आपको बताया कि टीथ 6 महीनों की उम्र के बाद अपीयर होते हैं, ठीक है। तो 6 महीनों के बाद अपीयर होते हैं, लेकिन अगर 6 महीनों से मतलब कुछ बच्चों को जो है ना, कुछ बच्चे बॉर्न ही टीथ के साथ होते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेटल टीथ, ठीक हो गया। तो ये एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं जो कि हमें माउथ में मिल सकती हैं। यहाँ पे माउथ की एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई। फिर आता है नेक। अच्छा, अब न्यूबॉर्न में जो नेक की एग्जामिनेशन है बच्चों में, पीड्स में, तो उसका सीक्वेंस ये है कि यही कि हम इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, नेक को। कोई भी एसिमेट्री है, अनयूजुअल ओपनिंग्स यानी साइनसेस अगर बने हुए हैं या स्वेलिंग है तो इंस्पेक्ट किया। फिर पालपेट करेंगे, लंप या मास तो नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो है आप स्पेस स्पिट निमोनिक जो है वो याद रखें नेक को पालपेट करते हुए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी मास को जो है, मास का निमोनिक है स्पेस स्पिट। एस से साइज़ देखना है उस मास का, पी से पोजीशन, ठीक है, ए से किस चीज़ के साथ वो अटैच है, अटैचमेंट, स्पेस, सी से कंसिस्टेंसी उसकी, उसके एजेस कैसे हैं, ई से, एस से शेप, पी से पल्सिटिलिटी, आई से इन्फ्लामेशन और टी से टेंडरनेस, ठीक है। स्पेस स्पिट जो है वो मास का निमोनिक है। तीसरा, फिर आपने नेक में ट्रांस इल्यूमिनेट करोगे कि फ्लूइड फिल्ड सिस्ट है या फिर वो कोई सॉलिड मास है, तो आप इस टेक्निक से लाइट पास करते हो स्वेलिंग के थ्रू। सिस्टिक होगी, फ्लूइड फिल्ड होगी तो वो ग्लो करेगी जैसे लाइट पास करेगी क्लियर फ्लूइड से। अगर वो सॉलिड मास है नेक में और या फिर वो ब्लड के साथ फिल्ड है तो वो ट्रांस इल्यूमिनेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक में वैसे जो नॉर्मल फाइंडिंग्स हमें मिलती है ना, तो 1/3 ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न्स में पाल्पेबल लिम्फ नोड्स हमें नेक में मिलते हैं, एज वेल एज ग्रोइंस में भी और आर्म पिट्स में भी हमें पाल्पेबल मिलते हैं। ये नॉर्मल होता है। एसिमेट्री देखें, नेक जो है एसिमेट्रिकल बच्चे के पोस्चर की वजह से अपीयर हो सकता है कि वॉर्म में उसका पोस्चर ऐसा था, वो खुद ही वैसे आगे जाके सही हो जाएगा। जो एबनॉर्मल फाइंडिंग मिलेंगी ना, उसमें एक तो है स्टर्नोमेस्टोइड ट्यूमर, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एबनॉर्मल फाइंडिंग है स्टर्नोमेस्टोइड ट्यूमर, ठीक है। ये एक्चुअली लंप होता है जो स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल में हमें बच्चे में मिल सकता है, ठीक है। ये स्कारिंग की वजह से हुआ है और हार्डन्ड ब्लड क्लॉट, ठीक है, यानी ब्लड क्लॉट ही बना था, फाइब्रोज हेमाटोमा है, वो सख्त हो गया, हार्डन हो गया, ठीक है। हार्डन्ड ब्लड क्लॉट की वजह से ये स्टर्नोमेस्टोइड ट्यूमर। अब ये कंडीशन इसी की वजह से टोर्टिकोलिस होता है, यानी स्टिफ नेक होता है, ठीक है। और बेबी का हेड जो है वो टिल्टेड होता है ऑपोजिट साइड की तरफ, यानी इस साइड पे अगर है तो ये ऑपोजिट साइड की तरफ उसका हेड टिल्टेड होता है, ठीक है, अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड। तो इसमें फिर फिजियोथेरेपी वगैरह करनी होगी ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा अब नेक में और चीज़ें हम क्या देख रहे होते हैं, बच्चे के नेक एग्जामिनेशन में हमने लाजमी वेबिंग देखनी होती है। टर्नर सिंड्रोम में वेबिंग ऑफ नेक मिलती है, फोल्ड होता है जो है बिल्कुल शोल्डर तक मिला हुआ होता है, ठीक है, वेबिंग ऑफ नेक टर्नर सिंड्रोम में मिलती है। दूसरा, रिट्रैक्शन देखेंगे, रिट्रैक्शन पीछे अगर हुआ है बच्चा रिट्रैक्टेड तो वो मेनिंजाइटिस है या फिर उसको टेटनस है, ठीक है। मूवमेंट्स देखेंगे नेक की रिजिडिटी, लिम्फ नोड्स मैंने आपको बताया, थायराइड भी आपने देखना है, गोइटर बढ़ना हो सकता है, कोई भी अगर स्वेलिंग है, सिस्टिक हाइग्रोमा है, ठीक है, सिस्टिक हाइग्रोमा बैक ऑफ द नेक पे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है फ्लूइड फिल्ड एडिमा की वजह से। और इसके अलावा नेक पे जो वेन्स हैं वो भी देखनी होती हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे इसने बताया है बेड साइड में कि स्मॉल डिस्क्रीट सर्वाइकल या इनग्वाइनल लिम्फ नोड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बच्चों में कॉमन होते हैं, सर्वाइकल भी और ग्रोइन एरिया में, इनग्वाइनल आर्म पिट्स में भी हमें पाल्पेट होंगे, ठीक है। ये पास्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं और इनका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। टीबी की बात करें तो टीबी मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल ग्लैंड की इनलार्जमेंट का, जो कि टेंडर भी होंगे, टीबी में टेंडर होंगे, याद रखें, सर्वाइकल ग्लैंड, और मेटेड होंगे, ठीक है, टेंडर एंड मेटेड। तो चाइल्ड में जो है इसके अलावा हमें टीबी अगर होगी तो उस बच्चे को टीबी की हिस्ट्री होगी, एक्सपोजर टू टीबी, और डेबिलिटेटेड होगा। लॉन्ग स्टैंडिंग केस में टीबी की वजह से कोल्ड एब्सेस बन जाती है जो कि फिर अल्सरेट करेगी और साइनस बना देगी, तो फिर हमें नेक में फिर साइनस भी मिल सकता है टीबी की वजह से, ठीक हो गया। ये नेक की एग्जामिनेशन। फिर आ जाते हैं स्पाइन एंड बैक पे।
अच्छा, स्पाइन और बैक की एग्जामिनेशन में देखिए, सबसे पहले बच्चे को हमने स्टमक पे टर्न करना होता है इसकी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, पोजीशन जो है वो स्टमक वाइज करेंगे। इस पे भी हम इंस्पेक्ट और पालपेट करेंगे। हम इंस्पेक्ट और फिर पालपेट करेंगे इंटायर जो उसकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, उसको करेंगे फ्रॉम नेक टू द सैक्रम तक। उसका पर्पज़ ये है कि हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देख रहे हैं जो कि बर्थ डिफेक्ट होते हैं ब्रेन के, स्पाइन के या स्पाइनल कॉर्ड के। अच्छा, नॉर्मल फाइंडिंग्स हमें क्या मिलती हैं बच्चों में? हमें सैक्रल डिम्पल्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब सैक्रल डिम्पल जो है ये इन फिगर में भी देखें, सैक्रल डिम्पल देखें कॉमन होता है, ठीक है, नॉर्मल है, ये किसी कंसर्न का नहीं है अगर ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करते हैं। कौन सा क्राइटेरिया? अगर ये सैक्रल डिम्पल जो है बेस इस डिम्पल की नॉर्मल लुकिंग स्किन की तरह अगर है, ठीक है, तो ये नॉर्मल, मतलब मैं वो क्राइटेरिया बता रही हूँ कि जो नॉर्मल हम कहेंगे ये नॉर्मल है, इसमें मसले की बात नहीं है। यानी इस डिम्पल की बेस बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग स्किन की तरह है, एक सिंगल डिम्पल है, ठीक है, 5 मिलीमीटर डायमीटर से छोटा है और ये क्लोज टू एनएस है लेकिन लेस देन 2.5 सेंटीमीटर अवे है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। अब हम जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं स्पाइन की और बैक की, उसमें एब नॉर्मल फाइंडिंग क्या हो सकती है? उसमें स्पिना बाइफिडा अकल्टा मिल सकता है, ठीक है, एक्चुअली पिगमेंटेड पैच हमें मिल सकता है जो कि स्पिना बाइफिडा अकल्टा का साइन हो सकता है। ये एक टाइप है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी और देखिए नर्व्स जो है ना वो होती फाइन है लेकिन वर्टिब्रा में छोटा सा गैप आ जाता है। ठीक है, वो है बिल्कुल सलामत लेकिन गैप आ गया है, तो ये स्पिना बाइफिडा अकल्टा। दूसरा, अगर डिम्पल्स और पैचेस हमें मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ फाइंडिंग्स हैं जिसको हम डिम्पल्स को एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट। अच्छा, उसमें एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में है कि डिम्पल अगर अबव द नेटल क्लेफ्ट सिचुएटेड है, बिल्कुल जो नेटल क्लेफ्ट है उसके बिल्कुल अबव अगर डिम्पल है, ठीक है, जो क्रीज होता है बटक्स का उसके दरमियान उसके ऊपर है, डिम्पल मिड लाइन में नहीं है, ठीक है, तो ये भी एबनॉर्मल है। उस बैक पे हेयरी पैचेस मिल रहे हैं, बाल के हेयरी पैचेस या पिगमेंटेड पैचेस मिल रहे हैं, या फिर जो है ऐसा डिम्पल है जिसकी बेस हमें क्लियरली विजिबल नहीं है, तो ये एबनॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो इनमें फिर हमें इसको एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है। अगर हेयर्स हैं बैक पे, पिगमेंटेड पैचेस हैं, बेस डिम्पल की विजिबल नहीं है, डिम्पल मिड लाइन में नहीं है और डिम्पल अबव द नेटल क्लेफ्ट है, ठीक है, तो ये एबनॉर्मल है। अच्छा, इसके अलावा हम बैक और स्पाइन में जो चीज़ें देख रहे हैं वो है काइफोसिस, ठीक है, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस और गिब्बस। ठीक है, गिब्बस जो होता है ना वो लोकल काइफोसिस होता है स्पाइन का, जो वर्टिब्रल कोलैप्स की वजह से हो, यानी वर्टिब्रा कहीं पे भी अगर कोलैप्स कर गई है तो उसकी वजह से लोकल काइफोसिस जो क्रिएट होगा, ज़्यादातर टीबी की वजह से होता है। टीबी हो जाती है ना स्पाइन की, तो वो वर्टिब्रा कोलैप्स हो गई तो उसकी वजह से लोकल काइफोसिस होगा उसी जगह पे स्पाइन का, उसको कहते हैं गिब्बस। ठीक है, तो हम बैक और स्पाइन पे काइफोसिस देख रहे हैं, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस एंड गिब्बस। इसके अलावा स्पाइना बाइफिडा, जो मैंने आपको बताया, स्पाइना बाइफिडा यूजुअली टफ्ट ऑफ हेयर होता है या साइनस होता है एट साइड, उस जगह पे हमें टफ्ट ऑफ हेयर मिलेगा या साइनस मिलेगा। इसी तरह मेनिंजोसील या मेनिंजोमाइलोसील, ठीक है, ये क्या होता है? ये मिड लाइन सैक होती है प्रोट्रूडेड मेनिंजीज की, ये मेनिंजोसील है जिसमें सैक ऑफ फ्लूड आ गया है बाहर थ्रू द गैप, और ये मेनिंजोमाइलोसील है जिसमें सैक ऑफ फ्लूड है लेकिन विद द डैमेज्ड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ रही है। और तीसरा होता है अकल्टा, जिसमें गैप है लेकिन ओपनिंग कोई भी नहीं है। ठीक है, ये तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्पिना बाइफिडा की। तो हम मेनिंजोसील, मेनिंजोमाइलोसील, इसमें मिड लाइन सैक प्रोट्रूड कर रहा है मेनिंजिस का, कवर्ड बाय स्किन या मेम्ब्रेन। तो ये भी हमने बैक और स्पाइन में देखना होता है। इसके लिए बैक और स्पाइन पे हमने टेंडरनेस भी नोट करनी है और स्पाइन की मूवमेंट्स भी देखनी होती हैं। ठीक है, और गिब्बस का मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें हो गई बैक और स्पाइन की एग्जामिनेशन। फिर आती है थोरैक्स और एब्डोमेन। अच्छा, अब थोरैक्स और एब्डोमेन की जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमने पहले तो जनरल कंटूर देखना है। ठीक है, थोरैक्स और एब्डोमेन का, निपल्स की पोजीशन देखनी है। ठीक है, थोरैक्स की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, एब्डोमिनल प्रोट्रूबरेंस के लिए भी देखना है, अम्बिलाइकस चेक करना है लाजमी। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें आ गई, जनरल कंटूर, पोजीशन ऑफ निपल्स, एनी डिफॉर्मिटी ऑफ थोरैक्स, एब्डोमिनल प्रोट्रूबरेंस एंड अम्बिलाइकस। देखिए, ये प्रोट्रूडेड जो एब्डोमेन होता है ना, ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है, जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका एब्डोमेन प्रोट्रूडेड होता है। ठीक हो गया, फिर हैंड्स पे आ जाए। अच्छा, अब हैंड में न्यूबॉर्न में सबसे पहले तो हम पेलार देखेंगे। ठीक है, पेलारनेस तो नहीं है या ब्लूनेस, साइनोसिस, क्लबिंग चेक करनी है, कोइलोनाइक या स्पून शेप नेल्स, स्प्लिंटर हेमरेजेस,
एक्स्ट्रा डिजिट्स जिसको पॉलीडेक्टाइली कहते हैं, सिनडेक्टाइली यानी डिजिट्स आपस में फ्यूज़ तो नहीं है, और हाथों पे एक अगर सिंगल क्रीज मिल रहा है पाम पे, जिसको हम कहते हैं सिमियन क्रीज, सिंगल ट्रांसवर्स पामर क्रीज, जो कि डाउन सिंड्रोम में मिलता है, उसके लिए देखेंगे। ठीक है, तो सिमियन क्रीज डाउन सिंड्रोम में मिलता है, बाकी जेनेटिक सिंड्रोम्स में भी हो सकता है, या इवन वो नॉर्मल लोगों में भी मिल सकता है सीमियन क्रीज। ठीक हो गया, तो ये हो गया हैंड्स। अब एक्सट्रीमिटीज़ में क्या चीज़ें देखते हैं। अच्छा देखिए, एक्सट्रीमिटीज़ में सबसे पहले तो हमने लिम्फ नोड्स के लिए देखना है। एक तो हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स भी चेक करेंगे बच्चे के, और उसके इंग्वाइनल लिम्फ नोड। ठीक है, फिर लेग्स की बात करें तो लेग्स में जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, जैसे बॉ लेग, ठीक है, नॉक नी। अच्छा, बो लेग जो है बो हुई भी होंगी, जो कि मतलब बेंडेड होंगी लेग्स, और नॉक नी जो है ना आपस में नी चिपके हुए होंगे, जैसे बच्चा मतलब ऐसे खड़ा होता है स्पेशली, या फीट या एंकल आपस में खड़ा करता है तो उसके नी आपस में टकराते हैं, नॉक करते हैं। ठीक है, नॉक नीज। तो वैसे तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है टॉडलर्स और यंग चिल्ड्रन में, इसको जीनो वैल्गम भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल जीनो वैल्गम। ठीक है, और वरना ये किसी पैथोलॉजी को भी इंडिकेट कर सकता है। अगर ये सिवियर है तो ये या एसिमेट्रिकल है तो ये किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन को भी नॉक नहीं इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हमने लेग्स लिम्फ नोड देखे एक्सट्रीमिटीज़ में, लेग्स में देखी बो लेग या नॉक नी। जॉइंट्स में हमने स्वेलिंग के लिए चेक करना है, रेडनेस और मूवमेंट्स। ठीक है, अब रिकेट्स के साइंस कैसे पता चलेंगे। रिकेट्स में जो एंड्स होते हैं ना लॉन्ग बोन्स के, मोस्ट एविडेंट हमें रिस्ट पे होता है, बच्चे की जो रिस्ट है तो उसके जो एंड्स हैं लॉन्ग बोन्स के एंड पे हमें वाइडनिंग मिलती है, वाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रिकेटी रोजरी क्या होता है। रैकियाटिक रोजरी जो है ना, ये रिकेट्स में प्रोमिनेंट हो जाता है, इसका कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। देखिए, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, इसको कहते हैं रिकेटरी रोजरी। ये भी एक साइन मिलता है रिकेट्स में। इसके अलावा टिबियल बोइंग, जो टांगे होती हैं वो बोर्ड होंगी, टिबिया बो होगी, बो लेग्स होंगी, और जीनो वेल्गस यानी नॉक नीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नॉक नीज मिल रहे हैं, जीनो वेल्गस जिसको कहते हैं। तो ये सारे रिकेट्स के साइन हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन्स के एंड्स देखिए वाइडन हो जाएंगे, और रिकेट रोजरी मिलेगी, टिबियल बोइंग और नॉक नी। ठीक है, फिर फीट पे देखिए, फीट आपने एग्जामिन जब करने हैं बच्चे के, तो उसमें फीट में आपने डिफॉर्मिटी देखनी है, जैसे क्लब फुट जो होता है ना, इसको कहते हैं टेलिप्स इक्विनोवायरस। ठीक है, ये डिफॉर्मिटी है, ये चेक करनी है। और फीट में इडीमा देखना है बच्चे के फीट में। तो यहाँ पर सारी जो है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई। ठीक है, डिटेल में हमने सारा देखा कि किस तरह से हम जो है बच्चों की पीडियाट्रिक्स में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सारे कंपोनेंट्स हमने देखे। ठीक है, जनरल अपीयरेंस ऑब्जर्वेशन, फिर जो है हमने इसमें स्किन को एग्जामिन किया, बच्चे के क्रेनियम को सारा, फिर ईयर्स को, फेस, आइज़, नोज़, माउथ उसका देखा, नेक, स्पाइन एंड बैक, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, हैंड्स, एक्सट्रीमिटीज़ एंड फीट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे।